आज जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय वस्तु पे चर्चा करेंगे। विषय वस्तु है आपकी उस दिन की जिस दिन का आपको इंतज़ार होता है। किस दिन का इंतज़ार है अच्छा आप लोगों को? हाँ, आज उस दिन की चर्चा करेंगे। उस दिन का आज मैं कंप्लीट सिनेरियो आप लोगों के दिमाग में बैठाना चाहता हूँ। किस दिन की तैयारी कर रहे हो? ना, सेलेक्ट होने तो आपके हाथ में नहीं है। एक दिन है जिस दिन जो है आप लोगों को ये सब पढ़ोगे 1 साल 1.5 साल, किस दिन काम आएगा? प्रीलिम्स एग्ज़ाम, सबसे पहला जो आपका गेटवे होता है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज उस दिन की मैं पूरी कहानी, जो दिन वो आएगा, देखो सबके दिन सबके अलग अलग दिनों में आएगा। वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम सबकी लाइफ में अलग अलग दिन आएगा, ठीक है। किसी की लाइफ में कब आएगा, किसी की लाइफ में कभी और आएगा। तो आज प्रीलिम्स एग्ज़ाम वाला दिन जो है आपको मैं जिलाना चाहता हूँ, ठीक है। अलग अलग टाइम है ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम का। तो आज जो है इसके बारे में एक होलिस्टिक अप्रोच पे चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक। कैसे उस दिन को हैंडल करना है आपको, है ना। उस दिन को हैंडल कैसे करना है, कैसे एग्ज़ाम हॉल का पूरा माहौल होना चाहिए आपके दिमाग में, आपके ब्रेन की जो एनर्जी है उस किस तरीके से होनी चाहिए, इस विषय पे चर्चा करते हैं, ठीक है। आम तौर पे स्टूडेंट करते क्या हैं, साल भर पढ़ते हैं हम लोग। साल भर 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट होता है जो व्यवस्थित तरीके से पढ़ता है, रेगुलर पढ़ता है। एक स्टूडेंट होता है जो रेगुलरिटी नहीं होती, कोई चीज़ व्यवस्थित नहीं होती है। तो जब एग्ज़ाम नज़दीक आता जाता है तो फिर उसके अंदर घबराहट चालू हो जाती है आम तौर पे। मैं आज के सेशन के माध्यम से आप लोगों की घबराहट शायद दूर कर दूं। जब आप उस कंडीशन में होंगे जब आपकी तैयारी भी नहीं होगी। तैयारी होगी तो निश्चित तौर पे कोई दिक्कत होती ही नहीं है। आम तौर पे बहुत कॉन्फिडेंस होता है, सब कुछ होता है हमारे अंदर। लेकिन प्रॉब्लम तब है जब तैयारी नहीं होती और फिर भी एग्ज़ाम हॉल पे जाने की जिद करते हो। मैं तो हमेशा सलाह यही देता हूँ कि जब तैयारी ना हो तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चे जाते हैं, मानते नहीं हैं। बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट बिना तैयारी के ही एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश कर जाता है। लोगों को लगता है कि शायद तुक्के से सही हो जाए, शायद देख लेते हैं, एक बार टेस्ट करने के लिए लोग जाते हैं। तो उन सभी विषयों को शायद मैं आज आप लोगों को समझाने का प्रयास करूं, ठीक। इस सेशन में बहुत कुछ सीखने वाले हो आप लोग कम समय में, ठीक है। तो एक डिस्कशन करेंगे। देखो, सब कुछ पढ़ोगे आप लोग, साल 2 साल, लोग 3-3 साल भी पढ़ते हैं। आजकल के बच्चे बहुत अवेयर हो गए हैं तो 12वीं के बाद से ही प्रिपरेशन चालू कर देते हैं। कुछ और ज़्यादा अवेयर हो गए हैं तो 10वीं के बाद से ही प्रिपरेशन चालू कर देते हैं। जो थोड़ा सा लेट अवेयर होते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद आते हैं। लोग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल से भी चालू कर देते हैं। हर तरीके की जनरेशन है जो इस तैयारी को करती है, जिसके कारण से कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। कंपटीशन ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इस एग्ज़ाम के प्रति बहुत प्रतिबद्ध होते हैं। तो अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि इस कंपटीशन में कुछ स्ट्रेटजी का भी, ठीक है। कंपटीशन एक तरफ है, कंपटीशन अपने तरफ काम करता है, स्ट्रेटजी एक तरफ काम करती है। रणनीति यदि अच्छी हो तो आप बहुत कम समय में भी बेहतर कर सकते हैं। बहुत कम समय में भी यदि आप अच्छे से प्लान करके किसी काम को करें तो आप ज़्यादा उस पर अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। मेरा मानना यही है और आमतौर पे होता भी है। जब आप लोगों ने अपनी पुरानी लाइफ में जाइए तो जो आपने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दिए उसमें आपने 2-3 दिन की प्लानिंग ही की और बहुत अच्छे रिजल्ट आप लेकर आए हैं। आपने इससे पुराने पे जाइए या फिर कोई कंपटीशन आपने दिया हो तो यदि आप प्लानिंग के साथ करें तो उस पर अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है, समय चाहे जितना कम हो। बस आप एक अच्छे प्लानर होने चाहिए और प्लानिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन भी आपका बहुत बेहतरीन होना चाहिए। बहुत से लोग बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, जिसके कारण से उसका रिजल्ट 0 हो जाता है ना। तो साल भर जो कुछ भी पढ़ोगे, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, और जब हिम्मत जुटाओगे तो काम एक ही दिन आना है। एक दिन ही होता है जिस दिन आपका निर्णय हो जाता है कि आपने क्या किया या क्या नहीं किया, ठीक है। ये वो प्रश्न है जब आप ये एक दिन जो होता है ना, ये एक दिन, इसका सपना जो है आप लोग घर वालों को भी दिखाते हैं, है ना, कि मेरा इस बार अटेम्प्ट है या कुछ है। हर बार आप देखते हो हर साल की कोई डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे अभी 31 मई की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी का एग्ज़ाम। जैसे 15 दिसंबर की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए, तो यही जो है राष्ट्रीय पर्व बन जाता है। इस तरीके का सिनेरियो होता है। 15 दिसंबर आ रहा है, 15 दिसंबर आ रहा है, जून का जो एग्ज़ाम होना है। तो एक डेट जो है, आयोग भी जो है इनको बहुत वैल्यू हम देते हैं। तो ये दिन आपका जो फाइनली जब ये दिन आएगा तो क्या कंडीशनिंग होती है, इस विषय पे बात करते हैं। किस कंडीशनिंग में, किसी ने एग्ज़ाम दिया है तो कुछ बताए क्या कंडीशन होती है।
कोई दिया है प्रीलिम्स वगैरह या फिर कुछ इस तरीके का अनुभव? प्रीलिम्स में सब फ्रेशर बताएंगे भी नहीं कोई, फिर दिया तो होगा। कोई ऐसा नहीं है कि आपने सिविल के एग्ज़ाम कोई किसी ने नहीं दिया अभी तक कोई एग्ज़ाम? अच्छा, यूपी पीसीएस, एमपी पीएससी, बिहार पीएससी नहीं दिए? गांव देहातों में एक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं, ऐसे कुछ वो भी नहीं? कभी भी नॉलेज फाइट वगैरह कहीं नहीं गए? वो भी एक एग्ज़ाम है, होते हैं, जागृत ज्ञान प्रतियोगिता हो जाती है कभी कहीं पे। अच्छा, SSSC का वीडियो का एग्ज़ाम, वीडियो या मंडी परिषद दोनों दिया था? अच्छा, तो जब ये दिन आता है तो कुछ खास होता है ये दिन, ठीक है, अपने आप में 3-4 चीज़ें लेके आता है। मैं आपको समझाता हूँ कि इस टाइम पे कैसे। अब देखो, ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सब अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, हो सकता है आप लोगों ने नहीं दिया हो। मैं कम से कम 8 प्रीलिम्स तो दे ही चुका हूँ, सिविल सर्विसेज के अलावा अदर बहुत सारे एग्ज़ाम के, ठीक है, एनडीए में भी, सीडीएस में भी, और भी जितने अदर एग्ज़ाम होते हैं सब पे लगभग बैठा गया। यूपीएससी के मैक्सिमम एग्ज़ाम दिए हैं मैंने, सीएपीएफ भी दिया है, यूपीएससी भी दिया है, यूपीएससी सिर्फ एक ही अटैम्प्ट दिया है, पीसीएस दिया है, एमपीपीएससी 2014 में दिया था, बीपीएससी, मतलब एग्ज़ाम दिए हैं काफ़ी सारे। तो एक छोटा सा एक जो मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सहमत हों, बहुत सारे लोग असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग सहमत हो ही जाओगे, घुमा फिरा के मैं आपको सहमत करा ही दूंगा, ठीक है। तो और आप चाहोगे तो वो स्ट्रेटजी अपना सकते हो जो होता है आमतौर पे। मैं देखो, अपना अपना ब्रेन होता है, सबका अपना अपना ब्रेन है, जिस ब्रेन की कैपेसिटी आपने डेवलप की है, और ब्रेन तो सबके पास बराबर ही होता है, लेकिन हमने जो उसको सिचुएशंस दी हैं उस सिचुएशंस के अनुसार वो रिएक्ट करता है। जैसे मैं अपने ब्रेन की क्वालिटी बताऊं तो मुझे क्या होता है कि यदि टाइम कम मिले और टास्क बड़ा मिले तो मैं बहुत अच्छे से कर पाता हूं उसमें, यानी प्रेशर में मेरा ब्रेन बहुत अच्छा काम करता है, बहुत तेज़ी से काम करता है। जो काम 1 साल का होगा हो सकता है उसे 1 महीने में भी ख़त्म कर दे। तो यदि प्रेशर हो जाए, ये अलग अलग ब्रेन की वैल्यू हैं। आमतौर पर भारतीयों के दिमाग ऐसे ही होते हैं, ज़्यादातर लोग, खासकर एजुकेशन में आप देखते हो, बीटेक वीटेक आप लोग यदि किए हो या बीए बीएससी भी किए हो तो आप लोग 1 नाइट फाइट वाले लोग ज़्यादा होते हैं, ये ज़्यादातर मतलब लोग होते हैं। एक और होता है, एक दिमाग होता है जो रेगुलर होता है। जैसे एक मेरे मित्र थे और वो हमेशा हमारे कॉलेज में टॉप किया करते थे, भास्कर नाम था उनका, और हमारे सीनियर भी थे। मतलब कि मैं 6वीं क्लास की बात अपनी बता रहा हूँ, 6वीं क्लास से ही बच्चे में एक कंपटीशन आ जाता है। तो जो हमारे स्कूल टॉपर हुआ करते थे, तो हम हमेशा, मतलब एक प्रतिस्पर्धा होती है, स्कूल टॉप करना है। तो अब स्कूल टॉप में तो 6वीं से लेके 12वीं तक का स्कूल होता है यदि आपका, तो वहाँ पे ये होता है कि भाई इस बार 6वीं के बच्चे ने टॉप कर दिया। तो एक हमारे मित्र थे, भास्कर नाम था उनका, और जब ये कभी कभी ये लगता था इसको है क्या, इस बंदे में, इस बच्चे में स्पेशल क्या है, ठीक है। एक मेरे मित्र और हैं, हमारे साथ ही रहे हैं, प्रणव त्रिपाठी, इस समय वो जज हैं। तो मतलब उन लोगों की, वो भी टॉपर रहे हैं, कभी उनके कंपटीशन रहता था। एक और थे, वो हमारे बहुत सीनियर थे लेकिन वो भी टॉप करते थे। तो 3-4 बच्चे कॉलेज में ऐसे होते हैं जो अपना अलग तरीके से चलता है। तो जब एक बार अपने अंदर भी आकांक्षा होती है कि यार इस बच्चे में ऐसा है क्या चीज़, हर बार टॉप करता है, हर बार नंबर अच्छे आते हैं। कॉलेजेस में, स्कूलों में होता है कि भाई आपके जो है टेस्ट जो है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, है ना, ये जो है आपके ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, समय समय पर रिजल्ट आता रहता है और उसका एक अलग जुनून होता है, ठीक है। अब आप लोग शायद उसकी वैल्यू ना समझ रहे हो, लेकिन उस बच्चे से पूछे जो उस क्लास में रहता है, ठीक है। तो प्रॉपर्ली एक जो उस तरीके के बच्चे होते हैं, जब मैंने थोड़ा सा जानने का प्रयास किया, मैं तो बहुत छोटा था लेकिन तभी मुझे समझ में आ गया, मैंने उनकी लाइफ स्टाइल देखी। तो लाइफ स्टाइल ऐसी थी कि वो बहुत रेगुलर पर्सन थे। रेगुलर मतलब वो एग्ज़ाम टाइम में भी खेलते थे। जैसे हम लोग क्या करते थे, एग्ज़ाम टाइम में खेलना बंद कर देते थे, पढ़ते ही थे केवल, लेकिन उनका फिक्स था। वो एग्ज़ाम टाइम जब नहीं होता था, जब को फ्री टाइम होता है, जैसे आज ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए, तो हमारी आदत कैसी आ जाती है, हमारी आदत आ जाती है कि हम लोग जा कर के वैकेशंस मनाने लगते हैं, घूमने लगते हैं, फिरने लगते हैं। वो भी घूमते फिरते थे, लेकिन उस टाइम को भी वो पढ़ाई के रूप में उसको भी रखते थे। मतलब उनका रेगुलर शेड्यूल हमने देखा है, एग्जाम टाइम खेलना भी, एग्जाम टाइम घूमना भी, एग्जाम, मतलब उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। अपने आम दिनों में, जैसे अभी आपके आम दिन चल रहे हैं, फिर एग्जाम इरा अलग होता है, 2 महीना 3 महीने का वो इरा अलग तरीके से होता है। तो उन्होंने हर समय को एक जैसा व्यतीत किया, इस टाइम को भी उतना ही महत्व दिया, उस टाइम को भी इतना महत्व दिया। कभी पैनिक क्रिएट नहीं होने दिया कि नहीं ये एग्जाम है। हाँ, एक बात जरूर होती है, जब एग्जाम आता है तो बच्चे का ब्रेन अलग तरीके से काम करने लगता है, तो उस टाइम पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर देते थे।
बाकी ओवरऑल उनका देखा जाता था तो शेड्यूल सेम था, डेली पढ़ना है तो 6-7 घंटे डेली पढ़ना है, ऐसा होता था। तो एक ये भी कैटेगरी होती है और ये बहुत हाई क्लास कैटेगरी होती है ऐसे बच्चों की, ये सुपर क्लास कैटेगरी होती है। ये लोग कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होते और ये बहुत कम लोग हैं, भारतीयों में कम से बहुत कम कैटेगरी है इनकी, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक होते हैं जो पैनिक में काम करते हैं, ये भी अच्छे होते हैं, और एक होते हैं जो हमेशा रेगुलर होकर के काम करते हैं, ये सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। और एक ऐसे होते हैं जो आज के काम को कल में टालते रहते हैं और वो टालते 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 उनके किसी भी काम में कभी भी पूरा नहीं हो पाता है। एक ऐसे भी होते हैं। इस तरीके की कैटेगरी सबसे ज़्यादा है और ये सबसे बेकार कैटेगरी होती है, ठीक है। आज का नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। जो रेगुलर वाला बच्चा होता है वो हर चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से करता है। और ये तो इन सब का इम्पैक्ट एक ही दिन दिखना है आपको, एग्जाम वाले दिन, क्योंकि अब तो आप कंपटीशन में आ गए। पहले तो ऐसा होता था कि हमारे 6-6, 7-7 दिन एग्जाम होते थे। मेंस में भी ऐसा ही है ना। हमने जो बोर्ड एग्जाम दिए हैं उसमें 1 महीने का पूरा शेड्यूल आता था। तो यहाँ पर भी जब मेंस दोगे तो उसकी फीलिंग आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, और उससे ज़्यादा आएगी। उसमें तो बहुत ज़्यादा फीलिंग नहीं थी क्योंकि उसमें तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ के जाते थे। यहाँ पर चला एक ही दिन में 4 ले लिए और उसके अंदर भी कितने सब सब्जेक्ट हैं वो भी नहीं समझ में आएगा, है ना। चलो वो एक अलग टॉपिक है। मैं आज आप लोगों को एग्ज़ाम वाले दिन की बात करता हूँ। ये दिन 2 तरीके के बच्चे होंगे यहाँ पे। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम दिन एक तो आ रहा है, आपका लोअर पीसीएस वालों का आ रहा है, इसके बाद जो है आपका 15 दिसंबर यूपी पीसीएस आ रहा है, उससे पहले बिहार पीसीएस आ रहा है। तो मेरे ख्याल से एग्ज़ाम फेज चालू हो गया। जैसे लोअर पीसीएस वालों का बिल्कुल नज़दीक है ना। कब है? 30 तारीख को है और 1 तारीख को है, 2 दिन के एग्ज़ाम है। मतलब वो बच्चे बड़ी संख्या में एग्ज़ाम फेज में इंटर कर चुके हैं, ठीक है। ये अवधि, मैं इस अवधि के बिल्कुल ब्रेन की सिचुएशंस बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। लाइव आप लोगों को समझ में आएगा जितना मैंने अनुभव किया है। मुझे नहीं लगता कि मुझ में आप में कोई अंतर है। इसके बाद दूसरा अभी कुछ लोग जो बीपीएससी वाले हैं, ये भी एक अभी एक डेट है, मान लीजिए इनको लेते हैं। एक यूपी SSC का बच्चा जिसका एग्ज़ाम 2 दिन बाद है, एक बिहार पीसीएस का बच्चा और एक है यूपी पीसीएस का बच्चा। अभी आपका एग्जाम है कि यूपी पीसीएस का भी है। एक है यूपीएससी का बच्चा। इस हिसाब से प्रीलिम से आसान कोई एग्जाम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि एक ऐसा एग्जाम है जो पूरा का पूरा लीक होता है, जहां पे क्वेश्चन भी वहीं पे होता है और आंसर भी वहीं पे होता है। ये देखने का नजरिया है। पूरा का पूरा पेपर लीक होता है। ये क्वेश्चन और आंसर आपके सामने होते हैं। मेंस में ऐसा नहीं होता। मेंस में विकल्प नहीं दिया जाता आपको, आंसर आपको ढूंढ के लाना पड़ता है। प्रीलिम्स में आपको आंसर आपके सामने रहता है। अब आपके ऊपर, आपके ब्रेन को आपने क्या उस पर काम किया, कितना आपने वर्क किया कि आप उस सही आंसर को ढूंढ पाएं उस भीड़ से। और इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कभी पढ़ के नहीं जाते, फिर भी उनके कुछ क्वेश्चंस के आंसर सही हो जाते हैं, चाहे वो ऐसे ही सही ना हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत आसान एग्जाम है। यदि इसको आसानी से डिकोड किया जाए, थोड़ा सा भी गंभीरता से लिया जाए, तो हो सकता है एक बड़ी भीड़ से आप बाहर हो जाएं आसानी से, ठीक है। चलो, इस चीज़ से तो असहमत नहीं हो कि एक आसान एग्जाम नहीं है ना, क्योंकि बहुत इजी है। क्वेश्चन और आंसर सामने होते, बहुत आसानी से आप डिकोड कर सकते हो। यदि थोड़ा सा बिना पढ़े भी थोड़ा सा भी ब्रेन का इस्तेमाल करो तो, थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो तो, थोड़ा सा 2 घंटे की अवधि, देखो सारा खेल 2 घंटे का है, उस 2 घंटे में ब्रेन हाई रेंज पे काम करने लग जाए आपका। अब ये कैसे आएगा? वो 2 घंटे की अवधि के लिए क्या प्रिपरेशन करनी होगी आपको, ये बहुत जरूरी है। अब बात बताओ, ये बच्चा जो यहाँ पे, अब ये इसके दिमाग में ये तूफान मचा पड़ा हुआ है, तूफान है, ये कर लूँ वो कर लूँ। मैंने तो ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो एग्ज़ाम हॉल पे बाहर जो है वो हाथ में कॉपियाँ लेकर के ऐसे लगे होते हैं जैसे 5 मिनट पहले बाद उनको एंट्रेंस करना है, अंदर जाना है, लेकिन बाहर बिल्कुल लगे होते हैं। पता नहीं कौन कौन सी कॉपी क्या क्या नोट्स लेकर के पागलों की तरह जुटे होते हैं। तूफान 5 मिनट पहले तक भी उनके दिमाग का ख़त्म नहीं होता और इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। उनमें से जो लोग धोखे से भी कॉपी किताब घर में भूल आते हैं तो उनको लगता है पड़ोसी से देख लिया जाए तो उसकी चिंता, अरे मुझे भी पढ़ा दो थोड़ा सा, मुझे, तुम क्या पढ़ रहे हो। वो और कंफ्यूज होते हैं, वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। पहले उन्हें लग रहा था सेंटर जाने से पहले कि अरे कुछ नहीं लेके जाऊंगा, क्या बाहर रखना, वो जमा करना, दुनिया भर का झंझट। अब वहाँ दूसरों को देखकर वो लालायित हो जाते हैं उनके साथ, और वो तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो, मेरा मानना है ये जो 2 घंटे की अवधि आपकी होती है, इस 2 घंटे में आपका बहुत अच्छा रिजल्ट होना चाहिए। ब्रेन बिल्कुल शांत होना चाहिए प्रॉपरली, एक ठहरे हुए जल की तरह। या फिर मैं आसान भाषा में कहूँ
तो सुनामी से पहले की जो शांति होती है, जब सुनामी आती है तो उसके पहले समुद्र जो है बिल्कुल शांत दिखेगा, ऐसा लगेगा समुद्र में तो कुछ हो ही नहीं रहा, कोई हलचल नहीं हो, कोई लहर नहीं उठती, समुद्र का जल भी पीछे चला जाता है। आपका ब्रेन उस कंडीशन में हो तो बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा। लेकिन आप क्या किस कंडीशन पे ब्रेन को एग्जाम हॉल के अंदर लेके जा रहे हो? तूफान मची हुई अवस्था में, एक अविश्वास का वातावरण तैयार करके ब्रेन में, अपने ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं, अपने ऊपर कोई विश्वास नहीं, अपनी जितनी 1 साल की पढ़ाई उसको मटिया मेट करके जा रहे हो। आपको लगा क्या पढ़ा मैंने, होगा कि नहीं होगा, क्या किया क्या नहीं किया, पूरी तरीके से निगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके आप लेकर के एग्जाम हॉल पे पाके पहुंच जाते हो। मेरा मानना यह है कि जब आप एग्जाम के नज़दीक पहुँचें, आपकी तैयारी है तो बहुत अच्छा है, यदि तैयारी नहीं है तो और अच्छा है, ठीक है, क्योंकि फिर कुछ नहीं हो सकता है, वह ऐसे भी नहीं होना है और ऐसे भी यदि हो जाए, धोखे से मान लो हो जाए तो उपलब्धि है, ठीक है। तो बेहतर यदि एग्जाम की तैयारी है, यदि ये भय आपको लग रहा है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो निश्चित तौर पे मान लीजिएगा कि आप सही डायरेक्शन पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि भय आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने तैयारी करी है, बेहतरीन तैयारी की है, जिसके कारण से आपको लग रहा है कि शायद थोड़ा सा भी असफल हो जाऊं। देखो, वही व्यक्ति डरता है गिरने से जो घोड़े पे सवार होता है। यदि मैं घोड़े पे सवार ना हूं, मैं यदि मान लो चलो इस बार का यूपीपीसीएस ना दूं, यूपीएससी ना दूं, तो मुझे किस चीज का डर, किस चीज का भय? आप दे रहे हो एग्जाम और सीरियस हो, इसलिए आपको डर लग रहा है, इसलिए एक शुभ संकेत के रूप में इसको लेना चाहिए। एक शुभ संकेत है, यदि आपको इस एग्जाम से थोड़ा सा भी डर लग रहा है तो इससे बड़ा शुभ संकेत कुछ नहीं हो सकता आपकी जिंदगी में। तो इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से आपको लेना है। 2-3 दिन पहले चालू होना शुरू होता है, सबको चालू होता है। जो अपने आप को कहे कि मैं बहुत धुरंधर हूँ, मेरा इस बार निकल ही जाएगा, वो भी डरता है, बताता नहीं है। कभी उससे पूछ लेना कि भाई डर लग रहा है, अरे वो बताए ना बताए, लेकिन वास्तव में डर लगता है सच में। जो टॉप पहली रैंक किया होगा उससे जाके पूछेगा तो वो भी बताएगा कि हाँ डर लगा है। एग्जाम से पहले और रिजल्ट आने के 1 घंटे 2 घंटे पहले अजीब सी बौखलाहट होती है। वो नालाजमी है भाई, मैंने मेहनत की है तो मुझे अपने परिणाम से तो मैं आशाएं करूंगा ही, और दिमाग में जैसे ही आएगा कि मेरा परिणाम शायद नहीं आए तो दिमाग तो थोड़ा सा व्यग्र होगा ही। और यदि ये हो रहा है तो आप सामान्य नहीं तो फिर आप डॉक्टर से चेकअप कराइए, ठीक है। हम बुद्धा नहीं है, हम एक आम प्राणी हैं जिसके दिमाग में हर तरीके की कौतूहल चलती है, ठीक है। महात्मा बुद्धा होते तो हो सकता है कि हम भी सुखे दुखे, है ना, सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जय में पराजय में, हर अवस्था में एक जैसे स्थित प्रज्ञ हो जाते। तो हम बुद्धा नहीं है, नॉर्मल पर्सन है। तो एग्जाम के 2-3 दिन पहले यदि आप बहुत सीरियस तैयारी कर चुके हैं, बहुत स्ट्रेटजिक तरीके से आपने पढ़ा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक साधारण लक्षण है, जैसे बुखार के कुछ लक्षण होते हैं ना, वैसे एग्जाम के लक्षण होते हैं। बड़े एग्जाम में ज़्यादा भय लगता है, यदि आप बड़े कंपटीशन में शामिल होने जाएंगे तो और ज़्यादा भय लगेगा, और ज़्यादा डर लगेगा, और ज़्यादा। तो ये लक्षण है कि आप एक एग्जाम की तैयारी देने जा रहे हैं, जिसको लेकर के आप समझ पा रहे हैं। ये सबके साथ होगा, कल के दिन आप दोगे तो आप लोगों के साथ भी ये महसूस होगा, ठीक है। UPSSC वाले इस बात को समझ रहे होंगे, जो बहुत सीरियस स्टूडेंट होंगे, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको तैयारी नहीं है, जिनको कोई पता ही नहीं है, उनको तो लगता है कि एडमिट कार्ड भी मम्मी निकाल के देगी मेरी, है ना। तो एडमिट कार्ड भी उनकी मम्मी निकाल के देती हैं, उनको मम्मी जो है समझाती हैं कि बेटा एग्ज़ाम में जाना है, सुबह उठाती भी हैं वो, अब बिल्कुल धक्का मार के भेजती हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चले जाते हैं और चले आते हैं, ठीक है। और उन लोगों में से कुछ का हो जाता है तो वो भी एक बड़ा आश्चर्य है वो भी 7वें 8वें अजूबे टाइप के लोग होते हैं कुछ लोग ऐसे रणछोड़ दांत चाचल जैसे लोग, ठीक है। तो अब वो अलग मुद्दा है, उस पर हम डिस्कशन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो एग्ज़ाम से पहले डर लगेगा, बैठा लेना है, बहुत सकारात्मक लक्षण है। जैसे ही डर लगे, नहीं लग रहा हो तो उसके साथ दिक्कत है, यदि लग रहा हो तो समझ लो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अब 3-4 दिन पहले करना क्या चाहिए? मेरा मानना है कि प्रीलिम्स एग्जाम चूँकि पूरा फैक्चुअल बेस, आपको देखो एनालिसिस आप पूछने लगा है, एनालिसिस क्या होता है, 4-5 कथन होते हैं। मेरा मानना है 3-4 दिन पहले करना क्या चाहिए, बहुत आपको, मेरा मानना है कि 3-4 दिन पहले एग्जाम वाले दिन को जीना चाहिए डेली बेसिस पे। जैसे मैं अपना बताता हूँ, यदि मैं एग्जाम दूँ तो मैं क्या करूँ कि जिस टाइम पे आपका एग्जाम होना है उस टाइम पे मैं टेस्ट जरूर दूँ, 2-3 दिन पहले से ही। एक होता है ना प्रॉपर प्रिपरेशन करके जाना, जैसे कि आप जो है मान लीजिए आपका अभी 30 तारीख को एग्ज़ाम है या 15 दिसंबर को जब होगा, तो आपको टाइमिंग पता है कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा,
ठीक है, 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा आपका, और 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो उसकी टाइमिंग आपको पता है कितने बजे एग्जाम होगा और इतने बजे एग्जाम होगा, ठीक है। और उन दोनों टाइमिंग पे आपको प्रॉपरली उसी टाइम बैठ करके टेस्ट देना चाहिए। एक काम तो आपको ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो दिन आप, बस वही बात हो गई ना कि जा करके जैसे मेंस में होता है कि आपके पास आंसर राइटिंग कौशल होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तो टेस्ट सीरीज बच्चे ज्वाइन करते हैं नो डाउट, लेकिन वो संडे टू संडे ही करते हैं। एग्जाम के टाइम पे पहले थोड़ा सा ये रिपीटिशन बहुत ज़रूरी है आप सीचर, लेकिन इनकी आंसर कॉपी कभी नहीं चेक करनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। सिर्फ देना है, एक हैबिट के लिए बैठना, उतने टाइम बैठ करके एग्जाम दे करके उठ के फिर कुछ पढ़ने लग जाओ या कुछ करो, एक जीना है उसको आप 2 दिन ही कर लो। मान लो 30 को एग्जाम है तो आपको 28 और 29 में उस टाइमिंग को ऐसे जीना। सीरियस कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, जो बहुत सिंसियर टाइप के बच्चे होते हैं उनकी बातें कर रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन, ताकि आपको एक आइडिया लग पाए कि एग्जाम हॉल पे उस 2 घंटे में माइंडसेट क्या होगा, क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट कर पाओगे, क्या रणनीति बनानी पड़ेगी, क्या कमियां हैं आपके अंदर, ये सब चीज़ों का एक एनालिसिस कर पाओगे, क्योंकि आप एग्जाम के दौर पे प्रवेश कर चुके हैं। उससे पहले आप 500 टेस्ट सीरीज दे दीजिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक हैबिट जरूर क्रिएट हो जाएगी, लेकिन कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आप एग्जाम के वातावरण में तो प्रवेश किए ही नहीं थे, अब तो कर चुके हैं। लेकिन हम इस दौरान करते क्या हैं, कॉपियाँ निकालते हैं, पोथियाँ निकालते हैं और चालू हो जाते हैं। ये थोड़ा सा नुकसानदायक आपको होगा। दूसरी चीज़, मैंने आप लोगों को क्विक रिवीजन बताया है, अपने शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, सिनॉप्सिस होने चाहिए हर सब्जेक्ट के। आप चाहो कि उस टाइम पे आप कोई फ्रेश किताब पढ़ लोगे या कोई किताब ऐसी कर लोगे या कोई बता देगा, तो जो आपने सिनॉप्सिस बनाए हुए हैं पॉइंट टू पॉइंट, या कहीं पे बुक में बना रखे हैं या कहीं पर भी, उन पे सिर्फ सरसरी नज़र दौड़ानी होती है, सिर्फ उन्हें देखना होता है। देखो एक चीज़ मेरा मानना है, आप साल भर पढ़ लो, 2 साल पढ़ लो, 10 साल पढ़ लो, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी चीज़ है। और एग्जाम के टाइम पे एक बार सारी चीज़ें आपकी रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप बिना रिवाइज करके गए, बिना रिवीजन के गए, तो निश्चित तौर पे आपके आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलेगी। आपका दिमाग जो है उसको मैसेज चाहिए कि आपने जो भी पढ़ा था, इतने समय से मेहनत की थी, उसका एक क्विक रिवीजन उसके पास होना चाहिए। इसीलिए मैं मास्टर वीडियो जो मैंने बनाए हैं, वो क्या अल्टीमेट गोल है कि बच्चे को 1 घंटे में मिल जाए, 2 घंटे में चीज़ें मिल जाएं, 3 घंटे में वो चाहे तो 2 सब्जेक्ट खत्म कर दे, 3 सब्जेक्ट खत्म कर दे क्विकली, है ना। उसी प्रकार से आपके खुद के पर्सनल सिनॉप्सिस भी होने चाहिए। मैं तो आने वाले समय में काम करूंगा, देखिएगा, जिस दिन मैं अपना ये पूरा मिशन पूरा कर पाया कि मैं हर सब्जेक्ट में एक क्विक रिवीजन नोट्स दे पाया, या मास्टर वीडियो सीरीज मैंने पूरी कर दी, उस दिन बच्चे के लिए बहुत ऐतिहासिक होगा, बहुत ऐतिहासिक होगा, और मेरे लिए भी एक ऐतिहासिक होगा, क्योंकि ये डेवलप ही इसी अवधि में हुआ। जब एग्ज़ाम में, मुझे याद है 2016 में मैंने इसको इन्वेंट किया था, 2016 का पीसीएस एग्ज़ाम था, और उस एग्ज़ाम के पहले मैंने ये पूरा इन्वेंशन किया था। इन्वेंशन मतलब खोज। 27 मिनट में पहली बार मैंने संविधान पढ़ाया था, वहीं से एक खोज हुई कि अरे 27 मिनट में कर सकता हूँ मैं, मेरे द्वारा किया जा सकता है। मैंने एक अदर प्लेटफॉर्म में करवाया था, यदि आप लोग तब उस प्लेटफॉर्म में रहे होंगे तो आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। 27 मिनट में 120, तो वो क्या हुआ, उसने ब्रेन में एक आइडिया दिया कि अरे इतना बड़ा काम किया जा सकता है, और फिर उसको सिस्टमेटिक और डिटेल से करना मैंने यहाँ पे चालू किया। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि आपके पास खुद के क्विक रिवीजन यदि नोट्स हों, जिनको आप 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, अगले 24 घंटे में पूरा का पूरा सिलेबस देख सके, जो मैंने आप लोगों को बताया कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, जिसके माध्यम से ये संभव भी है, ये भी तय है। यदि वो काम कर पाए तो आप आत्मविश्वास से लबालब भर जाएंगे। आपके दिमाग में एक अलग प्रकार का न्यूक्लियर विस्फोट होगा, जिससे अपार ऊर्जा उत्पन्न होगी। ब्रेन को एक संतोष होना बहुत जरूरी है ना। अविश्वास का वातावरण, देखो 2 तरीके के लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। एक परेशान कर सकते हैं बाहरी लोग, जैसे बाहर मैं अभी आप लोगों से कह दूँ अरे मत जाओ लोअर पीसेस देने, नहीं होगा, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, शायद इसका इफेक्ट आपको पड़ जाए, आपके ब्रेन का आत्मविश्वास बिल्कुल गिर जाए। दूसरा, आपका अंदर की आवाज़, वो बार बार चिल्लाती रहती है कि तेरी तैयारी तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। तो यदि वो बोलती है तो और ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और उसका भी इम्पैक्ट इस पे पड़ता है, कॉन्फिडेंस पे।
तो अब इसके लिए काम ये करना है कि बाहर का जो बोले सो बोले, उसे तो पता ही नहीं है, लेकिन मेरा अंदर वाला काम कर जाए, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्विक रिवीजन आपको करना पड़ेगा, चाहे आपने 1 साल बहुत सिंसियर तैयारी क्यों ना की हो। इसीलिए मैंने आपको कैसे नोट्स बनाना है, ये सब चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से समझाने का प्रयास भी किया है। जो लोग करेंगे वो आने वाले समय में मुझे याद करेंगे कि हाँ, आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी जिसको हम लोग अब जा करके बेनिफिट हो रहा है। जो लोग नहीं करेंगे उस समय निहत्थे होंगे, निहत्थे होंगे। दूसरों के नोट्स से कुछ नहीं होगा। बहुत नोट्स पढ़े हैं, जाके देखिए, भरे पड़े हैं नोट्स। आप किसी के आयातित भी कर लोगे नोट्स तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा सिर्फ अपने नोट्स से होगा। ये आने वाला समय बताएगा आपको जब आप एग्ज़ाम के नज़दीक होगे। बस बात ये हो कि उस नोट्स पे आपका विश्वास भी होना चाहिए कि हाँ, मैंने इसको समग्रता से रख रखा है, जैसा मैंने तरीका बताया वो समग्रता से नोट्स बनाएगा। तो लास्ट मोमेंट में आपको अपने खुद के नोट्स, थोड़े से डाटा वगैरह देख लेना चाहिए, लेटेस्ट डाटा देख लेना चाहिए। मिनिस्ट्री में बहुत सारे डाटा आपको मिल जाएंगे हर चीज़ का। इकोनॉमिक मिनिस्ट्री में सेंसस का पूरा डेटा देख लेना चाहिए। डेटाबेस क्वेश्चन जितने भी होते हैं उनको यदि हम 24 घंटे से पहले देख लें या फिर एक दिन 48 घंटे की अवधि में रहे हमारे दिमाग में, तो वो वहाँ पे क्लिक कर जाएगा तुरंत। ज़्यादा आपके दिमाग को प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा। देखो, रटने की अब तो उम्र रही नहीं, रट तो पाओगे नहीं, लेकिन ये है कि चीज़ें ब्रेन में आपके अब रहती हैं। आपको कोई चीज़ रटने की जरूरत नहीं है। अब ब्रेन के अंदर इतनी कैपेसिटी आ गई है कि आपका वो सारा डेटा अपने पास रखता है, कभी भूलता नहीं है। ये आपको लगता है इस कारण से वो भूल जाता है। यदि आपको ना लगे तो कभी ना भूले, ठीक है। कभी इस चीज़ को आजमा के देखिएगा। आप जो चीज़ को कह लेंगे कि ये चीज़ मुझे भूल जाएगी, वो पक्का भूल जाएगी। और जो चीज़ कहेंगे नहीं भूल रही, या फिर एक कॉन्फिडेंस में रहेंगे, तो ब्रेन उस तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है। एक अलग प्रकार की एनर्जी है, इस पर चर्चा करेंगे। तो मैं आप लोगों को समझाना ये चाह रहा था कि हमें एग्ज़ाम से पहले इस कंडीशंस पे आना है। इसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा पूरे कोर्स का, ठीक है। या फिर एक चीज़ और होता है, आपको पता है एग्ज़ाम का एक आपने एनालिसिस किया होता है कि इस एग्ज़ाम में ये सेक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। जैसे मुझे पता है कि मैं यदि 4 पिलर 5 पिलर में काम करके जाऊं तो शायद एग्ज़ाम हॉल पे बेहतर कर पाऊंगा, ठीक है। जैसे कि करंट अफेयर्स की भूमिका आज के समय में खूब बढ़ रही है। तो यदि मैं इतना आत्मविश्वास से भर जाऊं कि मेरा करंट अफेयर्स गलत नहीं होगा, गलत होगा तो मिनिमम गलत करके आऊँगा, एक मेरा बहुत अच्छा पिलर बन जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा है जिसमें बहुत अच्छा वेरिएशन हो सकता है। लोग हो सकता है सदियों से हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, लेकिन करंट पे ध्यान नहीं देते हैं। तो करंट आप अच्छा करके जाएं, करंट के क्वेश्चन गलत नहीं कराएं, तो आपके दिमाग में एक अलग, आपकी एक स्ट्रेटजी अलग ही चल रही है और बड़ी संख्या में करंट के रहते हैं। या फिर दूसरा पिलर हो जाए कि मेरा पॉलिटी 1 नंबर का भी गलत नहीं होगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, तो दूसरा पिलर मेरा पॉलिटी बन गया। तीसरा पिलर मैंने हिस्ट्री को बना लिया कि चलो हिस्ट्री में यदि 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 20 तो मैं सही करके ही आऊँगा। मैंने ज्योग्राफी को अपना पिलर बना लिया। तो ऐसे करके अपने अलग अलग पिलर हो सकते हैं जिन सब्जेक्ट से ज़्यादा आ रहा हो। साइंस है तो साइंस में बायो से ज़्यादा पूछा जा रहा है तो मैं इसको अपना पिलर बनाऊंगा। फिर मैथ और रीजनिंग आएगा तो इसको तो बिल्कुल गलत करने वाला नहीं हूँ एक भी बार। सीसेट का भी पेपर आपको देना है। तो ऐसा करके आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस वैल्यू क्रिएट होना चाहिए और अपने पिलर्स तैयार होने चाहिए और रणनीति होनी चाहिए कि एग्जाम हॉल पर जाके क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है। यदि मुझे थोड़ा सा भी डिफिकल्ट पेपर लगा तो मुझे तुरंत फ्रॉग स्टाइल को अपनाना है। मैं एक स्टाइल मेथड आपको बताऊंगा, फ्रॉग स्टाइल। फ्रॉग का मतलब मेढक, मेढक जंपिंग स्टाइल। यदि आप सीख गए तो आप प्रीलिम्स में बहुत अच्छा करके आओगे। आमतौर पे एक बताऊंगा तरीका आपको। चलिए अब हम आगे अब प्रवेश करते हैं आगे के द्वार पे। तो आमतौर पे एग्जाम के एक दिन पहले आपको ये करना चाहिए। एक दिन पहले सबसे पहले एग्जाम हॉल, यदि आपका सेंटर दूर गया है तो बस पकड़नी चाहिए और पहुंच जाना चाहिए। रुकने उकने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, ये सब करना चाहिए। मेरा मानना है कि एक दिन पहले नहीं पढ़ना चाहिए। एक दिन पहले से यदि और पहले हो सके, यदि आप रिलैक्स रहने वाले हो, कोई आपको देखे और देखने के बाद पूछे कि एग्जाम दे भी रहे हो कि नहीं दे रहे हो, यदि कोई इस भ्रम में पड़ जाए आपको देख के, तो आप समझ लो खुशी की बात है आपके लिए। सामने वाला कंफ्यूज हो जाए, यार ये जा नहीं रहा, इसका लक्षण नहीं लग रहा, पेपर नज़दीक आ गया और ये जाने वाला नहीं है। रिलैक्स ब्रेन को हमें, वो मैंने बताया ना, सुनामी से पहले की शांति होनी चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। और बस प्रॉपर ये है कि एग्जाम हॉल पे देखो, फाइनल सिलेक्शन के मैं आपको लक्षण है बता रहा हूँ। यदि ये सब चीज़ें आप कर पाए और आपको अच्छा परफॉर्म करना है प्रीलिम्स एग्जाम पे और 2 घंटे का काम यूटिलाइज करना है, तो ये प्रिपरेशन करके देखना एक बार, आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अच्छी खासी नींद लो। मेरे ख्याल से उस टाइम पे एग्जाम की अवधि पे 8 से 10 घंटे भी सोना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। ब्रेन को पूरा आराम मिलना चाहिए, ठीक है। आमतौर पे हम अपनी नींदें कम कर देते हैं, इसलिए वो और उलझन में रहता है, ठीक है।
तो आराम से आप पूरी नींद 15 दिन से पहले, आप 15 दिन से कम इतनी प्रिपरेशन करके रखो कि ब्रेन को आराम दो। एक चीज़ बताऊं, यदि जल शांत होगा ना, आपने बहुत कुछ पढ़ा डेटा, आज से नहीं पढ़ रहे हो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, और बचपन से अब तक की यूपीएससी क्या कहता है, 1 से लेके 12वीं तक की चीज़ों को रिवाइज कर लो, बस यही पूछूंगा प्रीलिम्स में। और क्या है बताओ, 1 से 12वीं के बाद का कोई सिलेबस हो तो बताओ। 12वीं तक तो सब पढ़े बैठे हो, ग्रेजुएशन उसने योग्यता मान रखी है, नहीं पढ़े हो 12वीं तक। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि आपका दिमाग में इतनी हलचल मच गई कि पूरा नीचे की गंदगी ऊपर उठाई है। जल शांत होता है तो नीचे तक का चीज़ें दिखाई देती हैं। ब्रेन को हमें शांत करना है एग्जाम से पहले, उसमें उलझन नहीं होनी चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए, टेंशन नहीं होना चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए। इसलिए उसे प्रॉपर रेस्ट दो, थोड़ा सा डाइट में काम करो, प्रॉपर भोजन भी आपके पास होना चाहिए ताकि पेट में जाए, है ना। पेट से ही सारा का सारा तंत्र इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यदि पेट गड़बड़ होगा तो सब गड़बड़ हो सकता है। तो थोड़ा सा इस टाइम पे रिलैक्स होना चाहिए, आराम से। एक दिन पहले सेंटर पहुंच जाओ, एक दिन से पहले जाने की कोशिश मत करो, है ना। दूर है सेंटर तो एक दिन पहले अपना निकल जाओ, आराम से पहुंच जाओ। मान लीजिए आपका 30 को पेपर है और आपका सेंटर जो है मान लीजिए यहाँ से दूर पड़ा है, तो 28 की शाम को निकल जाना चाहिए ताकि आप सेंटर को 29 को पहुँच जाएँ। कुछ लोग गलती जो नज़दीक वाले होते हैं वो करते हैं कि वो सफ़र रात में ट्रेन का गुजारते हैं, कि ट्रेन में बढ़िया आराम से जाएंगे, सुबह 3 बजे स्टेशन में पहुंचेंगे, वहीं सोएंगे और सुबह 9 बजे एग्ज़ाम दे देंगे। क्या ब्रेन सेट होगा उसका, नहाएगा तक नहीं, वो बिना नहाए एग्ज़ाम दे सकता है। ऐसी भी कंडीशंस आती हैं स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो आराम से एक दिन पहले रिलैक्स होके सेंटर के पास आसपास पहुंच जाना चाहिए। आमतौर पर सेंटर दूर जाते हैं, ठीक है। जाने से पहले अपनी आवश्यक सामग्री आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले एक OMR सीट, चूँकि अब सब जगह फिल करने का ऑप्शन है, जहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है, तो OMR सीट के लिए एक बॉल पॉइंट आता है, बॉल पेन आता है, रेनॉल्ड वगैरह का आता है शायद, है ना, ब्लैक कलर का पेन। हमेशा ब्लैक यूज करना है। 18 पेन नहीं ले जाने हैं। लोग जो है 18-19 पेन लेके जाते हैं, जैसे सबको बांटना हो, सेंटर में उनको जिम्मेदारी दी गई कि एक पेन एक बांटना है। आपको सिर्फ 2 पेन ले जाने हैं, ठीक है। 2 पेन से ज़्यादा तीसरा मत ले जाइए। दोनों पेन चलते हों, चलती हुई अवस्था के 2 पेन ले जाइए, इनफ है, कुछ नहीं होगा, भरोसा करो उन पे, है ना। ऐसा नहीं होता है, यदि आपने पेन चला के देख लिया तो चलेगा वहाँ भी। ये ऐसा मैंने बहुत बच्चों को देखा है, पूरा का पूरा पैकेट ले जाते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम पे, पैकेट का कोई लेना देना नहीं है। तो बॉल पॉइंट पेन रख लो। एडमिट कार्ड आपका है, एडमिट कार्ड की 2 प्रतियाँ रखनी चाहिए, ठीक है। 2 प्रतियाँ हमेशा एडमिट कार्ड की रखो। 1 प्रति अपने पर्स में रखो। वैसे आमतौर पे अभी एग्जाम वगैरह में कड़ाई होने लगी तो कहीं पे पर्स भी नहीं ले जाने देते, लेकिन पर्स में ज़्यादा कुछ रखो मत। पर्स में आपका ATM कार्ड हो, आपके कुछ पैसे रखे हो, आपका एडमिट कार्ड रखो, बस इतना रखो। फ़ोटो वगैरह रख सकते हो। उसके पीछे, एडमिट कार्ड के पीछे पढ़ लो क्या क्या मांग रहा है। एक कम से कम अब डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आप ही व्यक्ति हैं। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी एक कम से कम आपकी होनी चाहिए। तो आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए एक, ठीक है। ये रेलवे स्टेशन में भी लगता है, TT भी मांग सकता है आपसे, तो कम से कम आधार तो होना चाहिए। आपके पास एक बॉल पॉइंट पेन 2 होने चाहिए, 2 पेन रखिए। 2 एडमिट कार्ड की प्रतियां होनी चाहिए। 1 प्रति मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक तो आपके पर्स में पॉकेट में होनी चाहिए, पैंट की पॉकेट में होनी चाहिए बस, ठीक है। दूसरा आपके हाथ में होना चाहिए जब सेंटर में आप जाएं, दिखाने के लिए, कुछ करने के लिए भी। आमतौर पे गड़बड़ कब होती है, एक एडमिट कार्ड खोता कब है मैं बताता हूँ, जब पहला मीटिंग का पेपर समाप्त होता है। तो एडमिट कार्ड को या तो आप जो प्रश्न पत्र मिलता है उसमें दबा करके कहीं आपको, क्योंकि वो प्रश्न पत्र अंदर ले नहीं जा सकते, तो किसी भी कंडीशन में 2 अपने पास अल्टरनेटिव्स होने चाहिए। एक एडमिट कार्ड आपकी ये वाली पॉकेट में, एक एडमिट कार्ड आपकी पीछे वाली पॉकेट में फ्रीली, ठीक है। कम से कम इतना डेटा आपके पास ये होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, पानी की बोतल ले सकते हो, पानी की बोतल भी ले सकते हो, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक भी लेनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक बताता हूँ, कोल्ड ड्रिंक का अहम रोल है एग्जाम पे। हाँ, फोटो वगैरह उसमें जो भी मानक लिखे हों, उसमें जो मानक लिखो। कभी कभी क्या होता है कि छाया प्रति अच्छे से नहीं आती है, तो आयोग लिख देता है कि आप इसमें अपनी स्वप्रमाणित फ़ोटो लगाएं, ठीक है। तो स्वप्रमाणित फ़ोटो भी आपको लगानी चाहिए, और जो मांग ले, ठीक है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसको पीछे पढ़ना है, सब कुछ एडमिट कार्ड में वो पूरा डेटा दिए होते हैं, ठीक है। तो अपना जितना भी आवश्यक सामान है वो, और साथ में मेरे ख्याल से जब आप एग्जाम यहाँ पे जा रहे हैं
तो पढ़ना तो मैं तो मना कर रहा हूँ कि पढ़ना तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपना सिनॉप्सिस अपने साथ ले सकते हो। स्टूडेंट को चाहिए कि अपने पास अस्त्र शस्त्र रखे, है ना, मौका पड़ने पर थोड़ा सा भी रिलैक्स मोड। जैसे कि उस समय क्विक रिवीजन नोट्स बहुत सारे आते हैं, कोई घटना चक्र निकाल देता है क्विक रिवीजन, या फिर जो है आपका मंथन का आ जाता है, तो क्विक रिवीजन आपके पास करंट अफेयर्स का कुछ करंट मेरे ख्याल से पढ़ना चाहिए। करंट चूँकि आपके पास रहना चाहिए, थोड़े से पॉइंटों में खुद का बना के रखा हो तो और अच्छी बात है। यदि आपको खुद पे भरोसा नहीं है तो आप जो उस समय के वार्षिकांक आए होते हैं 1 साल का, और उसमें पढ़ना क्या क्या है ये भी बताता हूँ। उसको डिटेल से नहीं पढ़ना होता, उसकी हेडलाइन पढ़ना होता है। 90% से ज़्यादा क्वेश्चन हेडलाइन से बनते हैं, लोग अंदर का पढ़ के जाते हैं। अंदर का मेंस के लिए पढ़ना होता है। प्रीलिम्स में एग्जामिनर क्या करता है दी, और एक चीज़ और बताऊँ, उस प्रति को पहले लीजिए जो प्रति थोड़ा सा पहले आई है। प्रश्न पत्र बनना काफ़ी पहले चालू हो जाता है। ऐसा मत कर जैसे कि आप सोचें कि अभी 15 दिन पहले कोई प्रति आई है और उस प्रति को पढ़ के काम हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से उससे थोड़ा पहले की प्रति हो तो ज़्यादा अच्छा हो। कोई वार्षिकांक थोड़ा पहले निकला हो, उसका बेनिफिट ये होता है कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन पेपर बना रहा होता है तो वहीं वो भी कहीं ना कहीं से डेटा तो इकट्ठा करता है। तो जो डेटा इकट्ठा करता है वो पहले वाली प्रति से होता है। अच्छी मैगजीन कोई हो तो करंट का डेटा, वो भी ऐसा नहीं कि द हिंदू का न्यूज़पेपर लेके बैठेगा 1 साल के और बनाता है। आमतौर पे आप पा जाएंगे कि अच्छा इसकी पहली लाइन से ही क्वेश्चन था, ऐसे भी हुआ है। और छोटे एग्जामों में तो बहुत आसानी से डिकोड हो जाता है। पीसीएस में भी आसानी से डिकोड कर लोगे आप। जो यूपी में है, तो यूपी में तो बहुत अच्छी संस्थाएं हैं जो ये काम करें। घटना चक्र प्रॉपर काम करती है, मंथन बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, और आपके वाणी वगैरह भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इनका जो क्विक सीरीज आता है वो आपको कर लेना चाहिए लास्ट मोमेंट में, ठीक है। पतला सा आपके पास हो जो आपको सेलेक्टेड पढ़ना हो, लेकिन ये ना हो कि पूरी किताब पढ़नी है, क्योंकि वो ब्रेन के फिर माहौल को ख़राब कर देगी, ठीक है। और हेडलाइन पे फोकस ज़्यादा रखना है, वो आपका काम कर जाएगा, ये गारंटेड कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक। तो अब ये इस अवधि में, अब देखो टाइम से रात में, अब जैसे मान लीजिए कल पेपर है आपका, जो 29 तारीख की रात में है, हम 30 तारीख को आपका पेपर है, तो रात में टाइम से सो जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। कुछ लोग इस टाइम पे पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं, जो भी मेरे हिसाब से टाइम से सो जाना चाहिए। 10 बजे तक सो जाओ आराम से 10 बजे सो जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी सोए नहीं, कभी आदत ही नहीं रही, बिना मोबाइल के नहीं सोने की आदत है, तो मोबाइल पता चला लंबा जगह दिया, है ना। 10-11 बजे तक सो जाओ, 11 बजे तक मैक्सिमम सो जाना चाहिए। आराम से सुबह रिफ्रेश होकर 7-8 बजे 7 बजे उठ जाओ, 8 मत बजा देना, पता चला फिर सेंटर पहुंच गए आप। सेंटर में आधे घंटे से ज़्यादा लेट होते हो तो प्रवेश वर्जित हो जाता है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। यदि 9 बजे का पेपर है तो 9:30 बजे के बाद आपका कोई भी प्रवेश नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए टाइम से पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और आप खुद सोचो, जो बच्चा 9 बजे के पेपर में 9:05 में भी पहुंचता है तो उसके ब्रेन की हालत क्या होगी, दिमाग कैसा होगा, उलझा हुआ दिमाग होगा, डरा हुआ दिमाग होगा, उसे OMR सीट भी भरनी है, उसे पेपर भी, उसका पूरा ब्रेन का लेवल गड़बड़ हो चुका होगा। तो उस बच्चे को चाहिए टाइम से पहुंचना। आराम से रिफ्रेश होइए, रिफ्रेश होके नज़दीकी जो आपका सेंटर है वहाँ पे पहुँचिए। मेरा मानना है कि यदि आप 8:30 बजे पहुँच जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप 7 ही बजे जाके पहुँच जाएं, वहीं जाके बाहर सो जाएं सेंटर के। लेकिन होता है जो बाहर से बच्चे आते हैं ट्रैवल करके, उनके साथ दिक्कतें होती हैं, वो सीधा सेंटर ही पहुँच जाते हैं। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि 2 घंटे आप वहाँ पर वेट करेंगे, उस पर यही करेंगे कि फिर पढ़ेंगे आप, फिर आप गड़बड़ करेंगे। वो मत पढ़िए लास्ट मोमेंट में, इस बात को मानिए। लास्ट मोमेंट में क्या करना चाहिए, अब जैसे 8:30 बजे पहुँचे, आपकी जगह मैं हूँ तो क्या करूँ, इस समय ब्रेन को अब रिलैक्स रखना है ना। योगा नहीं करना वहाँ पे बैठ के कि योगा करने लग गए। जैसे मेरी एक अपनी आदत है कि मैं हमेशा जो है एक कोल्ड ड्रिंक लेता हूँ, ड्यू ले लिया या फिर कुछ ऐसे ले लिया 1/2 लीटर की, और ले करके आराम से जो वहाँ पे भीड़ होती है उसको थोड़ा सा उस नज़ारे को देखते हुए, आनंद लेते हुए एक सिप आराम से जाती है, ठीक है। तभी अचानक एक व्यक्ति आता है और बाहर गेट में एक लगा जाता है स्लिप कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर इस कमरे पे होगा, इस कमरे पे होगा। भीड़ दौड़ती है उसकी तरफ, मत जाओ, ठीक है। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें इतनी जल्दी होती है जैसे उन्हें सेंटर से भगा दिया जाएगा, तो वो लोग जाते हैं, दौड़ते हैं। तो आपको आराम से जब देखो कि ठीक है माहौल सही है, आराम से जाओ, आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए दिमाग, है ना। मेरे हाथ में भी ड्यू नहीं पूरा आपको दिखाता उसका डेमो, देखते रहो। कोई पढ़ रहा है, कोई खींच रहा है, कोई भाग रहा है,
कोई एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहा है ना। कुछ लोग ग्रुपिंग करके बहुत सारा सीन क्रिएट करते हैं। सीनियरों के पास मत रहो थोड़ा सा। सीनियर लोग ज़्यादा अनुभवी होते हैं, 2-2 3-3 बार इंटरव्यू दिए लोग भी होते हैं, वो आपके दिमाग को निगेटिव भी बना सकते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन ही मान लो पूछ लिए आपसे उन्होंने, मान लो कोई धोखे से 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, अब आप दोनों नहीं आए आपको तो आपके दिमाग में आ जाएगा अरे मेरी तैयारी तो किसी काम की नहीं है। प्रीलिम्स से पहले किसी का दिमाग डिस्टर्ब करना बहुत आसान है पूछ लोगे यार ये क्या होता है, मैं बहुत पढ़ के आया हूँ, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है तो वो ढूंढना चालू कर देगा किसी की कॉपी में। उससे किसी वो करंट में ये पढ़ के आए हो तो वो और परेशान हो जाएगा, अरे कहाँ है वो कॉपी, कहाँ है। किसी को परेशान करने से बहुत आसानी से परेशान कर सकते हो। तो आराम से जो है रिलैक्स होकर के प्रॉपरली अपना जो अपने पास कोशिश करो मोबाइल वोबाइल ले जाने का लफड़ा ही ना रहे कि मोबाइल लेके जाओ कहीं भी। यदि कोई आपके साथ है उसको बैग में भर दो। अपना भी ये जमा वमा करने का सिस्टम सही नहीं रहता, लेकिन फिर भी बाहर से जाते हैं तो करना पड़ता है। तो सेंटर में आराम से आप वहीं पर अपना जो भी अतिरिक्त सामग्री है, कोशिश करिए कोई अतिरिक्त सामग्री आपके साथ ना जाए। ठीक है, वॉच भी एक वॉच लेकर जाइए, लेकिन वो वॉच डिजिटल नहीं होनी चाहिए। एक कम से कम आपके पास एनालॉग वॉच होनी चाहिए। एनालॉग वॉच एक अपने पास रखिए, डिजिटल वॉच मत रखिए, पकड़े जाने पे आप ठीक है बहुत बुरी कंडीशंस में पहुंच सकते हैं। पूरी तरीके से बैन है डिजिटल वॉच। तो एक क्लॉक लेकर जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो एसएससी वगैरह के एग्जाम में क्लॉक भी हटा दी जाती है, उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि क्लॉक के एग्जाम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एनालॉग क्लॉक भी हटवा देते हैं। तो आपको जो है एक क्लॉक अपनी घड़ी लेके जाइए, पानी की अपनी छोटी सी बॉटल हो। जब आप सेंटर के अंदर प्रवेश कर जाएं उसके बाद टॉयलेट पहले ज़रूर जाएं। 2 घंटे आराम से बैठना, पचला प्राकृतिक पीड़ा में ही 2 घंटे निकल गए, है ना। तो आराम से टॉयलेट हो करके, चेहरा धुल करके आराम से जो है सेंटर में जाके बैठ जाना है। जो सीट आपको अलॉटेड की गई है उसमें जाके बैठ के थोड़ी देर तबला भी बजा सकते हो जब तक एग्जामिनर आए ना। आनंद के क्षण में रहना है, अभी सीरियस बिल्कुल मत हो। जो भी एंजॉय कर सकते हो, गाना गुनगुनाना आता हो गाना गुनगुना लो इसी अवधि में। ब्रेन को रिलैक्स रखना है, मेरा मानना यह है, क्योंकि अगले 2 घंटे में मैं उससे सुपर वही काम लेने वाला हूँ जिसके कारण मैं 1 साल से परेशान था। उस अवधि में वो पहुँचने वाला, इसलिए उसको पूरी तरीके से कि बेटा अभी बस अब तेरा टाइम आएगा, है ना। तो आराम से जो है रिलैक्स होकर, एक ड्यू पूरी अंदर जाएगी ना वैसे भी दिमाग का भय खत्म हो जाएगा, है ना। एक कोल्ड ड्रिंक आपके अंदर पूरी जाएगी तो दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स कर देगी, अंदर की जितनी हवाएं हैं सब निकल जाएंगी। ठीक है, तो प्रॉपरली, लेकिन उससे पहले फ्रेश होकर के आराम से बैठो। बैठने के बाद इंतज़ार करो परीक्षा का, वो आएगा। जल्दबाजी मत करो, बच्चे हड़बड़ाते हैं कि मुझे नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। आराम से मिलेगा, आपकी सीट जहाँ पे भी है आपके पास डेटा आएगा। आराम से जैसे ही OMR सीट आए पहले अच्छे से पढ़ो। आधे से ज़्यादा लोगों की शिकायतें होती कि OMR ही सीट में गलत रोल नंबर डाल दिया। तो भैया पहले रोल नंबर डालना सीख लो, बाद में एग्ज़ाम देना। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। उसमें आपको ब्लैक भी करना होता है ना। जो भी नंबर आप डालते हैं, रोल नंबर, नाम, एड्रेस, नहीं समझ में आए, देखो एडमिट कार्ड में वैसे सब कुछ दिया होता है। परीक्षा केंद्र क्या है, परीक्षा केंद्र का कोड क्या है ना, सेंटर कोड क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोड क्या है, सब उसमें लिखा होता है। थोड़ा सा समझदार यदि हुए, परीक्षा का नाम उसमें लिखना होता है कि क्या है। तो वो आपको जितने कॉलम्स हैं सबको प्रॉपरली फिल करना, आराम से फिल कर लो। इसीलिए मैं बोला था कि 2 दिन का पहले प्रैक्टिस करके जाओ सेम फॉर्मेट पे। उसका बेनिफिट ये होगा कि आपको आसानी से इजीली जो है OMR सीट भरना, वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। तो OMR सीट वगैरह आराम से वहाँ पे भर के फिर इंतज़ार करना है उस घंटी बजने का जब पेपर आपको दिया जाएगा। अब यहीं से थोड़ा सा आपके अंदर गंभीरता आनी चालू हो जानी चाहिए, ताकि अब आप जो है उस जोन में पहुँच रहे हैं। अब देखो यहाँ से मैं आपको बहुत अच्छा डेटा बताता हूँ। माइनस मार्किंग का खेल है पूरा का पूरा। मैं 2-3 एग्जामों को लेकर चलता हूँ। UPSC जैसे आपका 100 क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स एग्जाम पे, ठीक है। UPPCS 150 क्वेश्चन पूछता है, BPSC 150 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। UPSSC अभी लोअर है तो यहाँ पर भी 150 क्वेश्चन है ना। 150 क्वेश्चन के आसपास, सबका अलग अलग सिनेरियो है। टाइमिंग सबकी अलग अलग है। कोई 2 घंटे लगभग आसपास सब दे रहे हैं। यहाँ पे 2 घंटे यहाँ पे हैं, 2 घंटे यहाँ पे हैं, 2 घंटे यहाँ पे, तो 2-2 घंटे का ही टाइमिंग आपको मिल रहा है प्रॉपरली। तो यहाँ पे आपका जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है।
यहाँ पे आपका 1.33 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी 200 नंबर का है ना, 150 है तो 1.33 जाएगा। ये आपका शायद 1 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, 150 मार्क्स का ही होता है शायद बीपीएससी, गलत तो नहीं हूँ मैं? हाँ, ये शायद मेरे ख्याल से 300 मार्क्स का होता है ना, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है इस पर, ठीक है। तो ऐसे करके अलग अलग है, सब में निगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है 1/3 की, यानी कि 0.33 की आपकी यहाँ पे जाएगी। देखो 1/3 का मतलब है यदि 3 क्वेश्चन गलत कर दिया आपने और 1 क्वेश्चन सही कर दिया तो बराबर होंगे दोनों के मार्क्स, है ना। 1 क्वेश्चन पे 2 नंबर और 3 गलत कर दिए तो आपके बराबर हो गई पूरी कहानी की कहानी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका 1/3 यहाँ पे भी कर दिया है माइनस मार्किंग। बीपीएससी नो माइनस मार्किंग, आने वाले समय में भविष्य इसका भी, है ना, यहाँ पे भी माइनस मार्किंग आएगी। इसके बाद यहाँ पे 1/4 कर दिया है शायद, है ना, 1/4 ही है, हाँ, यहाँ पे 1/4 है माइनस मार्किंग, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत इक्वल टू 1 क्वेश्चन सही। ये आपका सिनेरियो है। यहाँ पे खेल ये है कि हमें माइनस मार्किंग बचानी है, निगेटिव ना होने पाए। मुद्दा इस बात का नहीं है, सही तो होंगे लेकिन निगेटिव में ना जाना पाए। यदि आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो उसके लिए दंड नहीं दिया जाएगा, यदि आपने गलत अटेम्प्ट कर दिया तो दंड जरूर दिया जाएगा, जरूरी भी है, तो आप इससे भयभीत भी रहेंगे। तो आपको यहाँ पे बच के चलना है। अब इसके लिए मैं तरीका बताता हूँ। 2 चीज़ें, 2 मेथड मैंने डेवलप किए। एक फ्रॉग मेथड बहुत काम आएगा आपको, यहाँ पे पूरा गेम उसी का है, फ्रॉग मेथडोलॉजी का। आप लोग आमतौर पर काम करते हैं लेकिन मैंने इसको एक नाम दे दिया, ठीक है। मेढक की कूद, जंपिंग करना है आपको क्वेश्चंस पे। दूसरा काम यहाँ पे करना है, एक तरीका सीखना है पेपर हल करने का। जो तरीका मैं बता रहा हूँ इसको समझना है। माइनस मार्किंग अपने दिमाग में एक आपको पहले से ही, आज से ही बना लो, क्योंकि अब आप लोग को एग्जाम अगले साल देना है। आज से दिमाग में एक बात बना लेते हैं। कट ऑफ का निर्धारण किस आधार पे होता है? प्रश्न पत्र कठिन आएगा तो कट ऑफ कम जाएगी, प्रश्न पत्र आसान आ जाएगा तो कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी। कट ऑफ का कोई ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स रूल हो, कोई फिक्स फार्मूला हो। प्रश्न पत्र के, है ना, प्रकृति के आधार पे कट ऑफ का निर्धारण हर साल होता है। हर साल कट ऑफ वेरिएट करती, कभी बहुत ज़्यादा कभी बहुत कम। यूपीएससी में तो बहुत ज़्यादा अनिश्चितताएं हो गई हैं, कभी कट ऑफ कितनी कम कभी कितनी ज़्यादा, ठीक है। आपको लगेगा कि यार इस साल होता, पिछली बार के नंबर सेम आते तो मैं इस बार हो जाता। भाई पेपर कठिन था तो इस बार आपके नंबर भी कम हो गए। आपका इस बार नहीं हुआ लेकिन पिछली बार हुआ था सेम नंबर पे, है ना। यहाँ पे आपको दिमाग में तीन चीज़ें बना के रखनी है, ठीक। जैसे मैं 100 नंबर को तोड़ता हूँ, अभी 100 मार्क्स को हम एक बार तोड़ के चलते हैं, ठीक। दिमाग में पहला चीज़ बनाना है कि मुझको 20 क्वेश्चन किसी भी हालत में अटेम्प्ट नहीं करना। 20 क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, छोड़ दूंगा, आते भी होंगे तो भी छोड़ दूंगा। 20 छोड़ने मुझे, दिमाग में बैठा लो, ठीक है। यदि मैं 150 की कहानी यहाँ पे सेट करूँ तो 150 पे भी कुछ ऐसा ही सेटअप बनाते हैं। 100 मार्क्स है, ठीक है। 100 मार्क्स में यहाँ वो माफ़ कीजिएगा 150 है, तो 150 में 20 क्या करने हैं आपको? नहीं करेंगे आप, छोड़ देंगे। छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? आप शपथ लीजिए कि आप 20 क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, आप उन्हें अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ये अभी से दिमाग में आपको अपने सेट करना है, दिमाग में इसे बैठा लेना है, भर देना है अपने ब्रेन पे कि मैं 20 क्वेश्चन तो छूंगा ही नहीं, मुझे तो करने ही नहीं है। तो कितने बचे? यहाँ पे बचे 80, यहाँ पे बचे 130, ठीक। देखो अब यहाँ का पूरे सिनेरियो देखें तो यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट मिल रहा है, यहाँ पे 120 मिनट इक्वल टू 150 क्वेश्चन मिल रहा है। तो लोड थोड़ा ज़्यादा है, मैं लोड है कम कर रहा हूँ आपका। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, 120 मिनट में 80 बचे आपके पास, और यहाँ पे मैंने आपको 120 मिनट में 130 कर दिए, ठीक। यदि पीसीएस में देखिए तो 1 मिनट भी नहीं है एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास। ये कंडीशन में हम लोग 60 सेकंड भी नहीं एक क्वेश्चन को सोचने के लिए दिए जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रकृति भी क्वेश्चन की अब जटिल होती जा रही, इसीलिए क्वेश्चन 1 लाइनर ज़्यादा पूछता है क्योंकि टाइम कम है। अब क्या करना है? दूसरा रूल क्या बनाना है दिमाग में? पहला रूल क्या बनाया आपने? 20 क्वेश्चन छोड़ के आएंगे लिखित तौर पे, दिमाग में बैठा लो। अगला रूल है यूपीएससी में 18 क्वेश्चन गलत करने हैं और पीसीएस में 20 क्वेश्चन गलत करके आऊंगा। मैं बता रहा हूं, देखो ब्रेन को पूरे 2 घंटे तक पॉजिटिव वेव पे रखना है हमें।
हम नहीं चाहते कि हमारा दिमाग 1 सेकंड के लिए भी निगेटिव हो, पूरे 2 घंटे हम पॉजिटिव चलेंगे। इसलिए पूरी थ्योरी है, सेट करके जाना है ब्रेन पे। पहली थ्योरी है कि क्वेश्चन छोड़ना है, दूसरी थ्योरी है क्वेश्चन गलत करना है। कुछ लोग होते हैं जिनकी प्रकृति ये होती है कि वो कहते हैं हर गेंद पे 6 मारूंगा। मार सकते हो? हर क्वेश्चन सही करके आ सकते हो? कोई नहीं सही करके आ सकता। आप फ्रॉग मेथड सीख ही नहीं पाओगे फिर, है ना। कभी कभी गेंद फुलटास आ जाती है तो चल जाता है, बल्ला बच गया। लेकिन गेंद कभी कभी यॉर्कर लेंथ की भी आती है, गुड लेंथ में भी आती है ना। तो वहाँ पे आपको प्रॉपरली स्टॉप करके खेलना पड़ेगा, नहीं विकेट गिर जाएगा। तो विकेट गिरने से पहले ये सब का तैयारी आपको, तो इतना आपको क्या करना है, 20 गलत करना है, 20 छोड़ देना है। इधर कितना बचा आपका? 110 क्वेश्चन के आसपास इधर बचा, ये बहुत बड़ी संख्या है। इधर कितना बचा आपका? 62 क्वेश्चंस बचे। अब दोनों की कंडीशंस देखो। एक बच्चा है जो प्लान करके जा रहा है कि मुझे क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने, गलत करके नहीं आए। मान लो पहला ही गड़बड़ हो गया उसका, क्या दिमाग में उसके मैसेज जाएगा? दिमाग में क्या जाएगा? अरे मेरा गड़बड़ हो गया, खराब हो गया। अगले में उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? एक बच्चा जो दिमाग में बैठा के आया है कि गलत करना है 20, तो पहले ही गलत, तो उसको लगा भी 19 और बचे हैं 19 और गलत करना है मुझको। ये पॉजिटिविटी के लिए मैं बता रहा हूँ। आपके बस का नहीं है कि आप पूरे सही कर पाओ, लेकिन ये तरीका है। ब्रेन पे हमें ऐसी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो आपका ब्रेन 2 घंटे बहुत ज़बरदस्त काम करने वाला है, आपको नहीं पता चलेगा उसका। माइनस मार्किंग में सबसे बड़ा रोल होने वाला है इस कहानी का। ठीक, माइनस मार्किंग से आपको बचा रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया नंबर लेकर आओगे। आपके क्वेश्चन गलत भी हो रहेंगे तो भी सही हो सकते हैं इस मेथड से। क्यों? आप पॉजिटिव ब्रेन सेट से काम कर रहे हो। आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं यदि आप निगेटिव ब्रेन सेट से वहाँ पे बैठे तो। ठीक, तो आराम से जब आपको कॉपी मिल गई, OMR शीट अच्छे से भर लिया, इसके बाद जब आपको पुस्तिका मिलती है, खोलने की जल्दबाजी नहीं करना। कुछ क्या करते हैं, उनको लगता है 1 सेकंड ज़्यादा मिल जाएगा मुझे, पहले ही मार देते हैं धीरे से पेन कि पूरा 2 घंटा चाहिए मुझे। अरे क्या बचकानी हरकतें नहीं, सब चीज़ें टाइम से, रूल के हिसाब से। आराम से ऊपर रोल नंबर लिख दो, जो ऊपर रोल नंबर लिखना होता है। ठीक है, सुलझा हुआ तरीका होना चाहिए। बगल में एडमिट कार्ड के ऊपर आधार कार्ड और पानी की बोतल, तीनों एक साथ होना चाहिए ताकि एडमिट कार्ड उड़े ना। और अपने दोनों के दोनों पेन में से एक अंदर एक बाहर, दोनों बाहर नहीं रख लेना, बहुत बुरी आदत होती है बच्चों की। जगह इतना ज़्यादा नहीं, हाँ 2 ही पेन लेके जाना है। हाँ, पानी की बोतल ले जा सकते हैं, पानी तो पियेंगे ही ना, बिना पानी के थोड़ो ना रहेंगे आप। अरे अंदर नहीं देते हैं वो अंदर कितने को देंगे, है ना। अपनी पानी की बोतल खुद लेके जाओ। 2 घंटे में कोई क्वेश्चन होता है जो पानी पिला देता है, तो पानी लेके जाना चाहिए मेरे हिसाब से, भागना नहीं चाहिए। टॉयलेट करने के लिए गए तो टॉयलेट करने में 5 मिनट की अवधि लगती है, आपके पास वैसे भी समय नहीं है यहाँ पे, और वहाँ कोई पहले अंदर से हुआ तब तो और आफत है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम नहीं मिलता है। सेंटर भी बहुत बुरे बुरे मिलते हैं। किसी सेंटर में तो ऐसी कुर्सी मिलेगी जो पूरा हिल रही होगी, पंखा पूछता है कि खुलूं, बंद हो जाऊं कि चलूं। बहुत बुरी हालत होती है। गर्मियों में पड़ता है पेपर तो और बुरी कंडीशंस हो जाती है। पहले अपनी टेबल सही कर लो, उसमें नीचे लगा उगा के चाक वाक कुछ भी डस्टर जो मिले, बाहर से जाके कोई ले आओ टुकड़ा लगा के सेट कर लो। मेंस में बहुत गड़बड़ होती है। एक बार मैंने भी जब मेंस 2016 का दिया, उसमें एक टेबल मिल गई पूरी हिल रही थी। मेरे बगल से एक मैडम बैठी हुई थी, मैंने उनसे रुमाल ली उनकी, मैंने कहा आप अपनी रुमाल का बलिदान करिए, बाद में इसकी भरपाई की जाएगी, 50-50 कर लेंगे। फिर उन्होंने रुमाल दी और रुमाल को हमने सेट किया, तब जाके दोनों के पेपर अच्छे से लिख पाए। और अच्छा था, उनका स्वभाव सहयोगी का था, तो उन्होंने रुमाल दे दिया। ठीक है, तो क्या था कि आपको मतलब सारी चीज़ें, बहुत कंडीशनिंग होती है कि टाइम में चीज़ें डिस्टर्बेंस होता है, तो चीज़ों को सुलझे हुए तरीके से कर लो, अपना ख़त्म कर लो। बहुत बेसिक बातें मुझे बतानी नहीं चाहिए, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। बैठा लेंगे, यदि ये बैठा पाए तो आपका काम पूरा पूरा हो जाना है। ये यदि दिमाग में बैठ गया ना, बहुत बड़ी जीत हो गई आपकी। यहीं से 62 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे, दिमाग में बैठा लो। यदि 62 सही नहीं कर पाए यूपीएससी में तो आप बाहर हो जाओगे। यदि पीसीएस में 110 क्वेश्चन सही करने की क्षमता नहीं रखते हो, मैं नहीं चाहता कि आप लोग डोलड्रम में आओ। डोलड्रम का मतलब ये है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ का इंतजार कर रहे हो, डेली देख रहे हो, कोई किताब 92 डाल रहा है, कोई 98 डाल रहा है। नहीं, सिक्योर्ड रिजल्ट होना चाहिए आपका, तभी आप मेंस क्वालिफाई करोगे। ये सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए नहीं बैठे थे आप, आपको फाइनल रिजल्ट चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पे सिक्योर्ड मार्क्स पे आना पड़ेगा।
इसलिए आप कम से कम इतनी कैपेसिटी डेवलप करके जाइए कि 110 क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट करके पीसीएस में आइए और 62 क्वेश्चन की यूपीएससी में कैपेसिटी रखिए, तो आपका होगा। नहीं तो भूल जाइएगा कि आप, है ना, फिर भगवान भरोसे, यूपीएससी भरोसे कट ऑफ कम चली गई या कुछ चली गई। अब देखो होगा प्रश्न पत्र में क्या सिचुएशंस होती है, मैं आपको प्रश्न पत्र पे चलता हूँ, एक बार यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये आपका क्वेश्चंस ऐसे कुछ करके लिखे होंगे आपके सामने, ऐसे आपके क्वेश्चंस आएंगे। कैसे करना चाहिए, ओएमआर सीट को भी साइड में रख दो, ओएमआर सीट को छिड़खानी नहीं करनी। कुछ लोगों की आदत होती है कि साथ साथ ओएमआर सीट भी भरते जाते हैं, वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मैं उनको सलाह दूंगा कि ओएमआर सीट को साथ साथ कभी मत भरें। ठीक, ओएमआर सीट कब भरनी होती है, जैसे ही 1 घंटे का समय समाप्त होता है वैसे ही अपनी ओएमआर सीट भरनी होती है। शुरुआती 1 घंटे आपको ओएमआर सीट ने, 2 घंटे का टाइम है, 50% अवधि खत्म होने के बाद ओएमआर सीट भर लीजिए, या फिर 1 घंटा 15 मिनट बाद तो जरूर ही भर लीजिए, मतलब अनिवार्य है, फिर तो आप छोड़ भी नहीं सकते। नहीं तो बहुत सारे लोग ओएमआर सीट भरने में जल्दबाजी करते हैं लास्ट में, और वहां पे वो एक गोला इधर उधर कर दिए। बहुत लोगों के गोले इधर उधर होते हैं, पूछिएगा आप लोगों के साथ भी केस हो जाता है कि गोले इधर उधर भर देते हो आप। तो आपको काम ये करना है कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन लिखे होंगे, ठीक है। मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ा और पढ़ते ही मेरे दिमाग में आया, यार ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। हो सकता है करंट से शुरुआत हो। 4 सेट मिलेंगे आपके, जो रूम होगा सबके सेट अलग अलग होंगे, तो उस सेट के कारण से क्वेश्चन का कभी किसी का पॉलिटिक्स चालू होता है, कभी किसी का करंट से, कभी किसी का विज्ञान से, अलग अलग चालू होता है। हो सकता है सौभाग्य से जो आपका स्ट्रेंथ है उसी से क्वेश्चन पेपर चालू हो जाए, पहले क्वेश्चन से, तो और अच्छा है। मेरा आमतौर पे आज तक तो सौभाग्य ऐसा नहीं मिला। हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन पेपर शुरू में गड़बड़, तो मैं फिर उल्टा चालू करता हूँ, 100 नंबर से चालू करता हूँ, ठीक है। तो आप उल्टा भी क्वेश्चन पेपर को हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हाथ में आपको आराम से, अब यहाँ पे करना क्या क्या है, सिनेरियो कैसे क्रिएट करना है। वैसे ये कहा जाता है कि क्वेश्चन पेपर पे कुछ ना लिखें, लेकिन आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पीछे रफ कार्य दिया होता है, आप वहाँ पे कैलकुलेशन है, कुछ भी है, वहाँ पे रफ कार्य करके आप उसको क्रॉस कर दीजिए, या पहले ही क्रॉस कर लीजिए, बाद में रफ करते रहिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो है, इसको समझ लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये मेरा 100 सिक्योर्ड होते हैं हम कि ये तो सही है, मैंने बिल्कुल पढ़ा भी है और मुझे आता भी है, यानी कि ये क्वेश्चन आपका चला गया, डबल टिक करिए, ऐसे कुछ अपने बना लीजिए। जैसे मैं अपने टिक बताता हूँ, डबल टिक का मतलब होता है श्योर, 100%, ठीक। इसके बाद दूसरा अगला क्वेश्चन में गया, यहाँ पे गड़बड़ ये आ गया, यहाँ पे बस केबीसी का 50-50 है ना। 2 में कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है इस एग्जाम में, 2 तो आते हैं, 2 गड़बड़ हो जाता है। और उन क्वेश्चनों में ज़्यादा गड़बड़ होता है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, जैसे 1 सही है, 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, 1 2 3 4 सही है, तो वहाँ पता चलता है 1 2 तो सही है, 3 4 सही है कि नहीं पता। कभी कभी 3 4 तक भी 3 गड़बड़ कर देता है, ये सही है कि गलत है, तो आंसर लगाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। तो इन क्वेश्चनों को मैं कहता हूँ कि 50-50, जैसे जैसे आपको लगता है कोई क्वेश्चन, तो 50-50 का सिंबल आप गोला लगा सकते हो कि गोला लगा दिया तो 50-50, इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में आप श्योर नहीं है, आपका क्वेश्चन 50-50 में चला गया। अब आपको पूरी कॉपी को पढ़ते जाना है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। देखो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पढ़ने से ही आंसर समझ में आ जाता है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी करते हैं, जिसके कारण से उनका उत्तर वहाँ पे भी गड़बड़ हो जाते हैं। तो किस बात की जल्दबाजी और क्यों जल्दबाजी, क्या ज़रूरत है जल्दबाजी करने की, इसलिए वहाँ पे आराम से पढ़िए, कोई इतना नहीं है। लेकिन हाँ, अपने पास घड़ी पढ़ रखिए, ऐसा ना हो कि आराम से पढ़ते पढ़ते 15 क्वेश्चन ही 1 घंटे में हो पाए, इतना भी आराम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे टाइम दिया गया है ना। इसीलिए मैंने रीडिंग स्किल आप लोगों को सिखाई है। यूपीएससी आमतौर पे या पीसीएस आमतौर पे अब जो क्वेश्चन बना रहा है उसमें प्रीलिम्स में आपकी रीडिंग स्किल भी चेक कर रहा है। यूपीएससी में क्वेश्चन को लेंदी कर दिया गया है इस समय, और बच्चे के पास कैपेसिटी नहीं होती है और चीज़ों को जल्दी समझ नहीं पाता। कंप्रीहेंसिव का टॉपिक जो है आपका वो आना चाहिए सीसेट में, लेकिन उन्होंने अब क्या कर रखे हैं, क्वेश्चन इतने बड़े बना दिए हैं, क्वेश्चन में इतनी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन के कारण पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन में टाइम लगता है। इसलिए रीडिंग स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको मेथड भी बताया था कि पढ़ें कैसे। यदि वो आप उस मेथड को नहीं समझ पाएंगे तो यूपीएससी तो मुश्किल है कि आप पूरे क्वेश्चनों को भी सही समय पे समय प्रबंधित कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे समय निश्चित है, ऐसा नहीं कि शाम तक देना है आपको, फिक्स टाइम है कॉपी का, है ना। इसलिए आपको एक एवरेज टाइम पीरियड पे इनको पढ़ते जाना है, अपनी वॉच पे भी नज़र रखनी है, ठीक। तो प्रॉपर्ली यहाँ पे दूसरा जो है आपका क्वेश्चन 50-50 चला गया। तीसरे में आप श्योर सही हैं,
चौथा जो है आपको आता ही नहीं है, जो नहीं आए, जो आपको लगे कि ये आपके बस का ही नहीं है, तो उसको हमारा जो वही मेथड हमने बताया है ना कि 20 छोड़ना है और 18 गलत करने हैं, ठीक है। तो अब ये छोड़ने की लिस्ट में चला गया क्योंकि मुझे तो आता ही नहीं है, मैंने पहली बार सुना है, मेरे से हो भी नहीं पाएगा, यदि मैं धोखे से भी इसमें कुछ करूंगा तो ये नहीं आधे में, तो 20 में ऐसे में क्लियर है। अब ऐसे करके पूरे क्वेश्चन पेपर को डिकोड करना है। ये आपका 50-50 हो गया मान लीजिए, ये आपका श्योर सही है, ऐसे करके आप पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन को या 100 क्वेश्चन को डिकोड करेंगे कि या तो आप श्योर सही हैं, या तो आप 50-50 सही हैं, या तो आपको आता ही नहीं है वो पेपर। ऐसा कर पाएंगे? मुझे लगता है यदि आपकी अच्छी पढ़ने की स्पीड है तो 1 घंटे 15 मिनट में हम पेपर को डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। 1 घंटे 15 मिनट बाद यदि पेपर डिकोड भी नहीं हो पाता पूरा आपका, तो वहीं रुक जाना है, OMR शीट उठा लेनी है, चुपचाप वहीं पे रुक जाना है। जितने क्वेश्चन कर पाए वहीं पे रुक जाओ, ठीक है। यहाँ पे तो कम से कम ऐसा हो जाना चाहिए कि पेपर तो आपका डिकोड हो ही जाना चाहिए, क्योंकि दोबारा अब हमें जाना है, दोबारा देखने की कंडीशन पे जाना है। तो OMR शीट में जिसमें डबल टिक आपने लगाया था जिन क्वेश्चनों में, सबसे पहले उन्हें फिल कर लीजिए चुपचाप, ठीक है। OMR शीट में क्वेश्चनों को चुपचाप फिल कर लीजिए। देखो OMR शीट में 2 कलर होते हैं, एक होता है पिंक कलर का बॉक्स बना होता है जिसमें 5 क्वेश्चन आपको भरने होते हैं, एक वाइट कलर का बॉक्स होता है, एक बार उसको नज़दीक से देखिएगा। तो उसमें जैसे पहले 1 2 3 4 5 तक पिंक रहेगा, फिर 6 7 8 9 10 तक वाइट रहेगा। इससे आप गड़बड़ ना करें, इसलिए OMR शीट ऐसी बनाई जाती है कि आप ऐसा ना इधर के बॉक्स को, अब यहाँ पे भरते समय सावधानी रखिएगा, नहीं पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। ऐसा ना होगी 5वें नंबर का आंसर 6वें में भर दें, 6वें का आंसर इसमें भर दें, ये गड़बड़ कभी मत करिएगा। तो यहाँ पे आपको अब इसको भरना है, ऐसे करके भरेंगे, ऐसे करके आप भरते चले जाएंगे OMR शीट को आसानी से, ठीक है। ये हैं आपके 100% श्योरिटी के, इसमें आप 100% हो, आयोग नहीं है, ये भी ध्यान रखना। आंसर की में कुछ भी हो सकता है आपको लग रहा हो श्योर हो, लेकिन फिर भी आप श्योर हो। तो ये यदि इनकी संख्या 100 क्वेश्चन इधर हैं और 150 क्वेश्चन इधर हैं, यदि इनकी संख्या UPSC में धोखे से निकल आए आपकी 60+, और यदि इनकी संख्या यहां पर निकल आए 105+, तो आपकी बल्ले बल्ले हो गया काम आपका, कुछ नहीं करना अब आपका काम। ये पहली दफा जो भरे गए गोले हैं उनको काउंट करना है अब आपको। पहली दफा भरे हुए गोले काउंट करने के बाद आपका ये स्कोर बन पा रहा है या 100 भी पार हो रहा है, यहाँ पे 100 भी पार हो गया, बल्ले बल्ले काम बन गया अपना। तो मेंस की तैयारी के लिए हम तैयार हो रहे हैं, वहाँ से एक पॉजिटिव आपको खुद ऑटोमेटिक फील आ जाएगा। और यदि यहाँ पे 60+ पहली बार में हो गया, फिर पूछना नहीं, ईश्वर का है ना। 58 भी पार हो गया यहाँ पे UPSC में, तो फिर बहुत अच्छी तैयारी थी आपको, बहुत सरल पेपर आपके हिसाब से आया था, ठीक है। रिस्क नहीं लेना, ये 100%। अब वो 50-50 वाले भी होंगे बहुत बड़ी संख्या में। मान लो ये धोखे से ये स्कोर आपका पहुँच जाता है, ये स्कोर 55 चला जाता है मान लीजिए धोखे से भी, तो भी आप बहुत सिक्योर्ड हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वो हैं जिनमें आप निगेटिव नहीं जा रहे हैं। 50-50 में भी चांस है कि वो 50-50 हो सकता है, मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अभी मैंने चूंकि आपको बताया है कि आपको 110 क्वेश्चन सही करने हैं, आपको गलत भी करने हैं कुछ क्वेश्चन, आपको छोड़ने भी हैं कुछ क्वेश्चन। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा आपका डेटा। यहाँ पे मान लो आपका स्कोर 100 बनता है, तब भी 150 में, 100 में भी आप सिक्योर्ड हो। दिक्कत तब है जब 95 के आसपास रहते हो आप। 105 तो तय है कि आपका काम हो गया पूरा का पूरा। 105 पहुंच गए तो आपका काम हो गया, आप ना भी कोई अब पकड़ोगे ना छुओगे कुछ भी नहीं करोगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। अब आप 50-50 में मत जाओ। यहां पर भी यदि 60+ हो गए तो आप 50-50 मत उठाओ, आपको सिर्फ 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन पे ही OMR शीट फिल करके चले आना है। मेरा तो मानना यही है और यही रिजल्ट आपको दे देगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कितने नंबर का बनेगा, मान लो 60+ यहां पे सही हो गए, 120 नंबर। मान लो धोखे से 1-2 गलत भी हो गए, 3 गलत हो गए आंसर की में, 1 2 3 वेरीड, तो भी आपका स्कोर कितना जाएगा, मान लो खींच के 117 चला गया, आप सिलेक्टेड हो। इतना ही तो जाती है कट ऑफ, ये तो ज्यादा ही होती है। आपका काम हो गया, आपको फिर कोई नहीं छूना है, 50-50 को वहीं रहने दो जहां वो रखा है,
उस पर फिर एक भी पढ़ना भी नहीं है। हाँ कोशिश कर सकते हो, यदि टाइम मिलता है तो थोड़ी देर बैठ के सोच सकते हो, लेकिन रिस्क मत लो, क्योंकि इतना बढ़िया स्कोर आपका आ गया। तो अब यहाँ पे यदि आपका 105 प्लस होता है तो भी आपका 1.33 करके कितना जाएगा, मेरे ख्याल से चला जाएगा 128 के आसपास जाएगा, या ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा जाएगा, 130 प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये मान लेते हैं मोटा मोटी। ठीक है, तो आपका तो काम हो गया, बस यही आता है, यही आपका वो है। अभी तो 95 के आसपास, 99 के आसपास इस तरीके से जा रहा है स्कोर। 2016 में 105 प्लस गया था। ठीक है, तो यदि आपको फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन यदि ये धोखे से गड़बड़ होता है, धोखे से गड़बड़ का मतलब ये आपका 55 गया यहाँ पे, मान लीजिए अगले वाले में आपकी कहानी ऐसी हो गई कि 100 में आप 55 चले गए। ठीक है, और इसमें 150 में आप चले गए, माफ कीजिएगा 150 में आप 95 के आसपास पर चले गए। ठीक है, तो अब आपको कितना इसको ले जाना है, इसको 100 पार 105 पार कराना है, यानी कि 105 के लिए 10 क्वेश्चन जो है आपके प्लस होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 100 क्वेश्चन है तो इस पे भी आपको मान के चलिए कि 5 या 6, 7, 8 क्वेश्चन यहाँ पे भी चाहिए आपको सिक्योर्ड होने के लिए। आसान है, दिमाग में कुछ नहीं बैठाना। 50-50 में कम से कम, अब पता नहीं कितने में 50-50 आप होते हो, ये तो एग्जाम का प्रवृत्ति बताएगा। मान लो आपके पास 20 50-50 निकल के आते हैं, वहाँ पे 20 अटेम्प्ट कर दो इसमें। क्यों, ये 50-50 है, 20 करोगे तो 10 तो गलत होंगे ही, 10 सही हो जाएंगे, क्योंकि है ही 50-50 है। 10 पक्का सही होंगे, 10 पक्का गलत भी हो सकते हैं। हो सकता है सौभाग्य अच्छा हुआ तो ज़्यादा भी गलत सही हो जाए। समझ पा रहे हो मेरी वाणी की नहीं बता रहे हो? इसमें 2 चांसेस, ये तो आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है ना, प्रायिकता का नियम पढ़ा है ना, हेड आएगा या टेल आएगा, यही तो होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यदि ये वाले क्वेश्चन करोगे तो पूरी की पूरी संभावना है कि 20 में 10 सही होंगे, 10 गलत होंगे। मैथ तो यही कहता है, और ये आमतौर पे होता भी है। आपका काम बन गया, आपको 105 का सिक्योर्ड स्कोर चाहिए था, माइनस मार्किंग के बाद भी आप सिलेक्टेड हो गए, क्योंकि अब इसमें माइनस भी जाएगा, 10 क्वेश्चन गलत होंगे, 10 क्वेश्चन का माइनस क्वेश्चन 1.33 में माइनस मार्किंग 1/3 की कितनी जाएगी, 0.44 जाएगी, है ना। एक क्वेश्चन को ऐसे करके आप घटा बढ़ा के देख लो, आप बिल्कुल सिक्योर्ड हो। तो 50-50 में उसी कंडीशन में जाना है जब आपकी कैपेसिटी कहाँ पे पहुँच जाए, जब आपका 100% वाला रेशियो सिलेक्शन के दायरे से आपको लगे कि आपको नहीं पहुँचा पा रहा है, तब आप 50-50 को छुएंगे, नहीं तो 50-50 को नहीं छुएंगे। 50-50 सबसे अहम रोल अपनाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? लेकिन मान लो अब एग्जाम हॉल चले गए हो, आपका क्वेश्चन पेपर टफ आ गया, 100 में आपकी बहुत तगड़े से गड़बड़ हो गई, 100 में आप 40 में रह गए, इधर 150 में 150 में 70 में ही रह गए। 70 क्वेश्चन ही श्योर वाले हैं, ये 100% वाले क्वेश्चन हैं, 40 ही श्योर लग रहे हैं, इधर 70 ही श्योर लग रहे हैं। अब आपके पास क्या, अब तो आप गए, ये तो आपको पता ही है, तो गए तो कायदे से जाओ ना। अब आपको सब करने हैं, कोई नहीं छोड़ के आना है। ठीक है, जो आपको लग रहा था मैं छोड़ भी दूंगा, उसको भी करके आओ, कायदे से चलते हैं। यदि ईश्वर किया, फिर यहाँ पे भाग्यवादी नजरिया, तो मिल जाएगा, नहीं तो जला तो वैसे ही गया था। ठीक, वो तो मुझे ही पता था कि मेरा नहीं होना था। तो यदि थोड़ा सा फिर यहाँ पे आप 50-50 पूरे करेंगे, और जो नहीं छोड़ो पकड़ा था उसको भी करना है, उस पर भी दिमाग बढ़ाना है। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा इस अवधि में, लेकिन वो टेम्परेचर आपको हो सकता है काम दिला दे। तो ये मेथोडोलॉजी वहाँ पे प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे तो वैसे भी माइनस मार्किंग आपकी निपटा ही देगी, इस पर कुछ होना, जिनका रिजल्ट आने का चांस बहुत कम होता है। ये 2 जो मैंने आपको बताए, एक ये 50-50 वाला चांस, इसका रिजल्ट आने का चांस बहुत ज़्यादा इनका भी होता है, लेकिन इनके साथ दिक्कत ये होती है, इनका हो तो जाता है, जिनका ये स्कोर जाता है और बाद में 50-50 इनका हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, लेकिन इनका मेंस खराब हो जाता है। क्यों मेंस खराब होता है? मेंस की इनकी तैयारी होते हुए भी मेंस खराब हो जाता है, क्योंकि ये 1 महीना इंतजार करते हैं, पहले आंसर की का, फिर आंसर की के 1 महीने तक इंतजार करते हैं रिजल्ट का, और जब 1 महीना इंतजार करते हैं, डेली कट ऑफ चेक करते हैं, डेली दोस्तों से मिलते हैं, सबकी कॉपी देखते हैं, एक दूसरे को फ़ोन लगा के पूछते हैं। ये पूरी कहानी जो होती है, इनके साथ इनका मेंस नहीं हो पाएगा।
बहुत कम चांसेस होते हैं कि मेंस की तरफ फोकस कर पाएँ। क्यों? क्योंकि ये 50-50 हैं, ये श्योर वाले नहीं हैं। ये जो कैटेगरी होती है, ये बच्चों इस कैटेगरी पे यदि आप काम कर पाए, आपका सारा का सारा गेम ये कैटेगरी कराएगी। क्यों? एग्ज़ाम दे के आए। एक तो मैंने एक बहुत बुरी आदत देखी है बच्चों में, एग्ज़ाम हॉल से निकलते चिड़ियाघर बना देते हैं। कभी रेलवे वगैरह में सफ़र करिए, पेपर ख़त्म हुआ हो, वो डिबेट चलती है। अब उसमें सीन क्या होता है, मैं सीन बताता हूँ आपको। मैं कई बार ऑब्जर्व करता हूँ, मैं तो हमेशा इस कंडीशंस में शांति रहना पसंद करता हूँ। जब 15-20 महापुरुष बात कर रहे हों तो एक मूर्ख को शांति रहना चाहिए। तो वहाँ पे क्या था, आमतौर पे मैं देखता हूँ कि उसमें जैसे कोई क्वेश्चन हुआ, अब क्वेश्चन में 4 दोस्त बैठे हैं, एक ने ए लगाया है, दूसरे ने बी लगाया है, तीसरे ने सी लगाया है, चौथे ने भी सी लगाया है। तो अब उनके साथ आपस में मतभेद कैसे होते हैं? पहला बताएगा इसका आंसर सी सही होगा। बहस है, बिना मतलब की बहस है, उनकी क्या बहस चलती है गजब की, देखने लायक होता है। दूसरे का नहीं नहीं ए सही होगा, तो बोलता अच्छा तुमने ए लगाया है। तो आपस में वो पूरा टाइम वेस्ट करते हैं। मेरे हिसाब से उस अवधि को आपको एंजॉय करना चाहिए। आप एक लंबे टाइम पीरियड से पढ़ रहे थे और उस पढ़ाई को अब इस तरीके से डिस्टर्ब न मत करिए। पेपर पूरा एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन शांत बैठ करके। वो हड़बड़ाहट पता नहीं किस चीज़ की होती है। आमतौर छात्रों में सबसे ज़्यादा देखता हूँ कि एग्जाम हॉल से छूटे नहीं, कि छूटने के बाद इतना विश्वास होता है अपने प्रश्न पत्र, मुझे पता चल जाता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, है ना। यदि आप इस मेथड को जाकर के अपनाएंगे तो आपको पता है कि आपका होगा कि नहीं होगा। अब उसमें आप दूसरों से क्यों सर्टिफाइड कर रहे हो, जिसको खुद नहीं पता कि मेरा होगा कि नहीं होगा। उसकी कॉपी ले रहे हो, उसकी चेक करो, बेचारा कॉपी देने से संकोच कर रहा था लेकिन फिर भी आपने ले ली, है ना। प्राइवेसी होती है, किसी की कॉपी मत लिया करो। उसकी कॉपी में क्या टिक लगे हैं, कैसे लगे, नहीं बताने। हो सकता है उसने पूरा का पूरा पेपर छुआ भी ना हो, सर पकड़। सीसैट की कॉपी लोग खोलते नहीं हैं। मेरे ऐसे कई दोस्त रहे जिनका जीएस का पेपर बहुत अच्छा होता है लेकिन सीसैट कॉपी खोलते भी नहीं है। इतना डर लगता है उन्हें मैथ, रीजनिंग, इन दुनिया भर की चीज़ों से, उनका इतना बुरा हाल होता है। तो आप किसी कॉपी मत लीजिए, आपकी अपनी कॉपी है, उस पर रिसर्च करिए, इंटरनेट का सहारा लीजिए। बेस्ट क्या होता है, उस अवधि में करना क्या चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट है, बहुत ज़्यादा चुलबुलाहट है, आपको पता तो चल जाता है, सेंटर से निकलती है एक चेहरे में अलग सी चमक होती है कि मेरा पेपर अच्छा गया है, मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। एक चीज़ और बता दूँ, कॉपी जमा करके आना, अपनी आंखों के सामने जमा करना कि गिन रहा है एग्जाम में, जब गिन ले, गिनने के बाद अपना चुपचाप फिर निकल के चले आना। इतनी जल्दी ना हो कि, है ना, कॉपी, वो भी बहुत बड़ा केस होता है। बहुतों के रिजल्ट नहीं आते, पता चलता है कॉपी इधर उधर हो जाती हैं। तो कॉपी को अपने आंखों के सामने कि एग्जामिनर ने अपने लिस्ट में कलेक्ट करके रख लिया, ठीक है। एक और आपको बुरी सच्चाई बताता हूँ, आमतौर पे ये उस पूरी अवधि में आपको विनम्रता का पालन करना है। यदि आप किसी से भी कुछ गड़बड़ करते हैं तो फिर, समझ गए ना मेरी बात को। हाँ, ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, आमतौर पे हम इनको बहुत हल्के में लेते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम जब आराम से देने के बाद रिलैक्स हो करके आराम से आइए। 1-2 दिन का मैं कहता हूँ एंजॉय भी करना चाहिए खूब अच्छे से। यदि आपका ये वाला कंडीशन था, पहली कैटेगरी में आप थे कि आपने बहुत अच्छे से पेपर दिया है, आपको पता हो जाता है, आप इंटरनेट के माध्यम से या बहुत सारे आंसर कीज आ जाती हैं, उनके माध्यम से अपनी कॉपी को चेक करके संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में आप तब भी 50-50 रहेंगे क्योंकि आयोग 1-2 क्वेश्चन गलत देता है। पीसीएस में सबसे ज़्यादा होता है, यूपीएससी ये गलती नहीं करता है। उस स्थिति में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आयोग आएगा तो क्वेश्चन इधर उधर हो जाएगा, या तो उसको हटा दिया जाएगा, या तो उसके नंबर सबको दे दिए जाएंगे, या तो ऐसे ही रहेगा, अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक है। बाद में वो मामला कोर्ट तक जाएगा, ठीक है। तो वो अलग मुद्दा है, वो आयोगों में चलता रहा, इनका इतिहास है, सिर्फ एक आयोग का नहीं, सभी आयोगों का इतिहास है। तो ये अलग कहानी है। तो इसके बाद 2-3 दिन रिलैक्स करो, रिलैक्स करने के बाद फिर मेंस की स्ट्रेटजी पे काम करना चालू कर दो, क्योंकि मेंस के लिए टाइम बहुत कम होता है। इस बार अब जो यूपी पीसीएस के लक्षण दिख रहे हैं या अदर आयोगों के लक्षण दिख रहे हैं, जैसे बीपीएससी बड़ा फॉर्म में है, पता नहीं, तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं कि आप बहुत प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, इसलिए आपको टाइम नहीं मिलता। अब आप उस अवधि को यदि इस चीज़ में ख़राब कर दें, मेरा होगा नहीं होगा, कितनी कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ कम जाएगी, पेपर कठिन आया था, पेपर सरल आया था, तो फिर क्या करोगे, आपका फोकस ही नहीं होगा दिमाग में, क्योंकि आप श्योर ही नहीं कि आप मेंस लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, ठीक है। बेहतर ये है कि आप मेंस को आराम से, ठीक है, फोकस तरीके से आप करिए, उसमें लिखने की हैबिट डालिए, जो आपने सिनॉप्सिस बनाए हैं, जो आपने करंट पढ़ा है, उन सब चीज़ों को अपडेट करिए उस अवधि में, और 3 महीने तक अपने ऑप्शनल में, इथिक्स के पेपर में और एसए के पेपर में एक अच्छी मजबूती पकड़ स्थापित करिए।
डेली 2 क्वेश्चन लिखना चाहिए जो लोग मेंस देने जाते हैं, ठीक है। फिर मेंस पेपर को लेकर मैं एक अलग स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, क्योंकि मेंस पेपर बहुत लंबा होता है। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, बीच में एक ब्रेक मिलता है यदि डबल सेशन का पेपर होता है। ब्रेक वाली अवस्था में बहुत गड़बड़ होता है, ब्रेक मिलता है। आमतौर पे जीएस का पेपर पहले होगा, सीसैट बाद में होता है। सीसैट लोग हल्कों में लेते हैं क्योंकि सीसैट का महत्व कितना बचा है, क्वालिफाइंग नेचर का 33% का। लेकिन एक बार पेपर हल करके देखना, ये भी बहुत लगेगा। 66 नंबर ही यूपीएससी में चाहिए, लेकिन 66 में भी पानी मंगवा देता है वो, सर दर्द हो जाएगा। देखो आमतौर पे जो बीच का गैप होता है ना, उसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना। पहली चीज़, व्यर्थ की बहस से बचना। उस अवधि में आमतौर पे बच्चे ग्रुपिंग करके बहस करना चालू कर देते हैं। दूसरा, उस अवधि में क्या भोजन ले रहे हो, थोड़ा सा आप फल फ्रूट खा लो, कुछ ऐसा आराम से खाओ, ताकि अभी आगे 2 घंटे फिर परफॉर्म करना है ब्रेन को। ब्रेन के हिसाब का भोजन होना चाहिए। और फिर एक माउंटेन ड्यू, ठीक है, एग्जाम से पूरा रिलैक्स करने के लिए एक माउंटेन ड्यू फिर पीनी है, दोबारा 2 खर्चे करने वहाँ पे, ठीक है। पी सकते हो ऐसे ही, अपना एक रूल बना लो, एग्जाम देने से पहले कुछ छोटा सा कुछ भी कर सकते हो, अपना एक पार्टी टाइप में कह सकते हो कि एग्जाम देने से पहले छोटी सी पार्टी अपने आप को देनी है, ठीक है, चाहे जिस चीज़ की हो। मेरे हिसाब से ड्यू की पार्टी सस्ती पड़ती है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है कि इसके पहले आप आराम से, और मैथ का पेपर है चूंकि, तो यहाँ पे भी बहुत क्लियर रहना पड़ेगा कि आपको कैसे उस पूरे पेपर को हैंडल करना है, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ाते हैं बच्चे। मैथ अब पहले, जैसे मेरा मानना है कि पहले आप रीजनिंग ही करो। रीजनिंग है, रीजनिंग से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्वेश्चन सही हो जाते हैं। पहले रीजनिंग करना चाहिए सबसे पहले, रीजनिंग के बाद मैथ में जाओ। रीजनिंग मैथ 2 करने के बाद तीसरा सेक्शन आना चाहिए कंप्रीहेंशन का। पहले कंप्रीहेंशन मत करो। यदि कंप्रीहेंशन पहले करोगे तो पढ़ने में बहुत टाइम चला जाता है, श्योरिटी बहुत कम होती है कि वो सही होगा या गलत होगा। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, रीजनिंग मैथ, फिर कंप्रीहेंशन पे जाना चाहिए। इसके बाद जो अदर सेक्शन दिए गए हैं, जैसे कि पीसीएस में तो एक आपका ग्रामर का सेक्शन भी आता है, ठीक है, ग्रामर आता है आपका, इंग्लिश का भी बहुत आसान पैसेज आते हैं, वो आप कर देंगे, ठीक है। तो अच्छे से यूपी पीसीएस में निकाल लोगे। उसमें थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल और डिसीजन मेकिंग स्किल के अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन में हम लोग कराएंगे। आप लोग को हिंदी का जब टॉपिक होगा वो पढ़ा देंगे। बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, वो समझ में नहीं आते कि क्या पूछ रहा है इसमें। यूपीएससी में नहीं होता, यूपीएससी में बहुत आसान भाषा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। मैथ रीजनिंग थोड़ा सा वहाँ पे टफ लेवल अब कर दिया गया है, पहले नहीं था, पहले बहुत आसान था, अब लेकिन लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। पैसेज एक ही पूछते हैं, एक पैसेज का एक क्वेश्चन ही पूछते हैं आयोग में, एक ये भी बात है ना। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अब बदलाव हुए हैं, सीसैट का पेपर अपग्रेड हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। उस अवधि के बीच में थोड़ा सा फार्मूला 2-4 टाइप देख सकते हैं। रीजनिंग जिस प्रकार से बार बार रिपीट हो रही है, पिछले साल के क्वेश्चन ही लगा लें। मेरे हिसाब से वो जो टाइम मिलता है आपको, उसमें पिछले साल के क्वेश्चन देख लेना चाहिए, क्योंकि वही टाइप के सेम क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, परसेंटेज से क्वेश्चन हर साल आता है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन 1-2 जरूर आते हैं, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। वेन आर 1 से क्वेश्चन आते हैं आपके, तो एक बार आप इसको भी देख लेंगे, बहुत आसान होता है। सीसैट के पेपर में इतना ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि कोई कर पाएगा। 10वीं लेवल की मैथ होती है, 10वीं तक मैथ तो सब पढ़े होते हैं, चाहे वो आर्ट साइड का हो चाहे साइंस साइड का हो। बस मुद्दा है कि आपका ब्रेन उस समय 2 घंटे में कैसे काम कर रहा है जो अच्छा रिजल्ट दे पाए। तो ये एक बड़े स्तर की जो है हमारा डिस्कशन था। मुझे लगता है समझ में आया कुछ जो मैं समझाना चाह रहा था, कि माइनस मार्किंग को आपको अपने आप से बचाना है। माइनस मार्किंग यदि आप करवा बैठे तो बना बनाया गेम खड़बड़ा जाएगा। इसलिए अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग अभी से ऐसे डेवलप करके रखनी है कि कैसे प्रीलिम्स एग्जाम पे हमें फोकस्ड करना है और कैसे क्वेश्चन पेपर को हल करना है। बहुत आसान होता है, बहुत कठिन नहीं होता। आसानी से यदि आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो आदत में आ जाएगा और अच्छा रिजल्ट दे पाओगे, ठीक है। तैयारी नहीं होते हुए भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाओगे, ये कंडीशंस भी होती हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? समझ में आई कि नहीं आई? ये ज़रूरी था और कोशिश करेंगे। अभी तो देखो आपका टेस्ट पेपर पैनल पे है, थोड़ा सा मुझे उस पर बड़ी असंतुष्टि है। मैं अभी इस बीच में जैसे ही पब्लिकेशन का कंप्लीट हो गया है वैसे ही मैं आपका टेस्ट सीरीज पैनल सबसे बेहतरीन जो काम हो सकता है और उसका फिजिकल टेस्ट ऑफलाइन में कम से कम लेना, ये जल्दी हम शुरू करेंगे OMR सीट के साथ।
ठीक है, वो हम मेथड चालू करेंगे और उसकी कॉपी चेकिंग का भी सिस्टम यहीं पे रखेंगे, उसी दिन कॉपी चेक करके। सिस्टम ये हो सकता है OMR का, जैसे मुझे बड़ा आसानी से समझ में आया कि हम ये कर सकते हैं कि हम कॉपी बदलवा दें एक दूसरे की और यहाँ से आंसर की बताते जाएं और चेक हो जाएगी। ये इजी हो सकता है, 1 घंटे में आपकी पूरी की पूरी कॉपी चेक करके कोई ना कोई दे देगा, तो हमारी उस झंझट से हम बच जाएंगे। ठीक है, वो एक थी, तो वो चीज़ को बहुत जल्द, आप परेशान मत होइए। पेपर बन गए, थोड़ा सा आप लोग, चूँकि 2-3 प्रॉब्लम आ रही हैं जो मैं देख रहा हूँ। एक तो आप लोगों के पास सिस्टम की, दूसरा इंटरनेट की, क्योंकि भाई इंटरनेट तो फेसबुक के लिए भी बचा के रखना है ना, व्हाट्सअप के लिए भी बचा के रखना है ना, नहीं तो उससे कैसे हो पाएगा। यूट्यूब के वीडियो भी हमें देखने हैं, है ना, टेस्ट में क्यों खर्चा हो जाए पूरा का पूरा इंटरनेट, 150 घंटे दो, तो वो सब चीज़ें आप लोगों का सहूलियत हो जाए, उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और भी उसमें बहुत सारी कमियां हैं जिसको लेके काम करेंगे। बाकी पैनल तो बहुत अच्छा है ये चीज़, क्योंकि वो आगे चल के आपके रिकॉर्ड भी रखेगा उसमें। ठीक है, चलो अलग सिस्टम है, अब डिस्कस करते हैं हम लोग।